पिताजी का क्या था, दोपहर 15 मिनट सोने का सोए थे और उनके दोस्त आए। तो उनका नाम था राजा वो काले। पिताजी को बोला आपके दोस्त आए। तो बोले कौन? तो मैंने बोला किंग ब्रदर ब्लैक। राजा, किंग, भाऊ, ब्रदर, काले मतलब ब्लैक। तो ऐसी सब मस्तियाँ बहुत किए। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड। जिंदगी की अनकही बातें हैं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी क्या है? कुछ यादों का सफ़र है, कुछ हंसी के पल और कुछ आंसुओं का असर है। जब कोई इंसान 8 दशक के करीब का सफ़र तय कर लेता है तो उसके पास सिर्फ उम्र नहीं होती, एक पूरा दौर होता है। आपने 8 दशक के करीब का जीवन देखा है। कई दौर बदले, कई लोग मिले, कभी कभी पूरी ज़िंदगी कुछ शब्दों में समझ आती है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अरुण अनंत मुजुमदार जी। 9 फरवरी 1943 को महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे अरुण जी का जीवन अनुभवों, संवेदनाओं और समाज के लिए काम करने की मिसाल है। पर्यावरण के प्रति प्रेम, नेचर वॉक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना या समाज के साथ जुड़कर काम करना, उन्होंने जीवन को सिर्फ जिया नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाया है। अरुण जी, बातें अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। कैसा रहा? घर से यहाँ तक आए तो ट्रैफिक वगैरह की कोई दिक्कत आई? नहीं, ठीक है। गर्मी ज़्यादा थी तो ट्रैफिक कम हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, तो कोई गर्मी में लोग तकलीफ। निकलते नहीं है ज़्यादा। हाँ, गर्मी में मैं आधा दिन ही काम करता हूँ 2 बजे तक, फिर 2 बजे के बाद घर पर ही रहता हूँ। अच्छा, फ़ोन पर होता हूँ। चलिए वो बातें शुरू करें, वो बातें जो आज तक अनकही रही हैं आपसे। बड़ा तो मैं अगर शुरू करूं तो अरुण जी, अगर आपको अपने पूरे जीवन के सफ़र को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो 3 शब्द क्या होंगे? मैं एक वाक्य में कहूँगा हम्म कि जीवन के बहुत रंग हैं हम्म और मैंने सभी एंजॉय किए हुए। हर एक रंग में हम्म मैं बहुत उसका आनंद लिया है। हम्म हर तरह के लोग एक ट्रैक पकड़ते हैं और उस पर ही चलते हैं, हम्म लेफ्ट राइट देखते नहीं, ऐसा नहीं। हम्म किसी भी तरह इंफॉर्मेशन लेना, तो जो मेरे काम का नहीं उसमें भी मैं अपना सिर डाल के उसका इंफॉर्मेशन लेना, कि जितना ज़्यादा नॉलेज अपने पास है कहीं पर किसी को तो हम हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बात है। एक आध प्रसंग कहूँ आपको जी। एक नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी साइंस की, मैं गया था और वहाँ लंच टाइम से पहले 3 लोग ऐसे थे जिनका पीएचडी कहीं पर अटक गया था। अच्छा। और वो कहाँ पर अटका था उसके बारे में उन्होंने बोला। उसके बाद लंच टाइम था, 2 घंटे की ब्रेक थी। तो एक लड़की कंप्यूटर के लिए ग्लास चिप डेवलप कर रही थी और वो क्रैक हो जाती थी मोल्ड करने के बाद। तो उसने खाना खाने के टाइम वो मेरे पीछे ही थी, तो मैंने उसको पूछा कि आपने ग्लास कौन सा लिया? तो उसने बोला ग्लास। मैंने बोला ग्लास में वैरायटी होती है? तो बोले कैसी? मैंने बोला सोडा ग्लास, न्यूट्रल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, क्वार्ट्ज, और हर एक के टेम्परेचर अलग है। तो उसने बोला ठहर ठहर, मैं अपने गाइड को बुलाती हूँ। उसने गाइड को बुलाया और फिर मैंने सब एक्सप्लेन किया कि क्यों वो क्रैक होता है। क्योंकि आप पतरे की डिब्बी में उसको ग्लास को मोल्ड करके डालते हैं तो वो जब सिकुड़ती है डिब्बी तो उसको तोड़ देती है, तो उसका एक्सपेंशन रेशियो ग्लास से कम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो सिरेमिक में डालो या क्वार्ट्ज में डालो तो वो नहीं रहेगा। और फिर सब उन्होंने लिख लिया, हर एक के मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योरिंग टेम्परेचर, ये वो सब लिख लिया। फिर वो गाइड थे, उन्होंने मुझे पूछा कि सर आपने किस में डॉक्टरेट किया है? तो मैंने बोला साहब मैं सिंपल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हूँ। अच्छा। तो बोले साहब 6 महीने से हम ये सब ढूंढ रहे थे और आपने मुँह ज़बानी सब बता दिया। और वो सक्सेस हुई। उसने पीएचडी के फॉरवर्डिंग में मेरा नाम लिखा था कि ऐसा। तो ये कहीं पर जानकारी ली थी, वो किसी को
हेल्प हो गई। और भगवान की देन है कि मुझे एन मौके पर याद आ जाता है। जब ज़रूरत हो तब हाँ, जाता तो है। याद आता है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। आप तो खैर 8 दशक के आप गवाह हैं। हम भी थोड़े पीछे हैं, हम 6 दशक के हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं दादा, तो हमारे बचपन का समय भी बड़ा दिलचस्प था। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, लेकिन कहानियाँ इतनी थी कि हर शाम को एक नई फिल्म लग जाती थी। कभी पतंग, कभी खेत, कभी स्कूल के किस्से। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बचपन की ऐसी कौन सी शरारत या घटना थी जिसे याद करके आज भी आपको मुस्कान आ जाती है? मैं गोधरा में था। हम्म। जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके इमीडिएट बाद थे, हम्म। तो बाल मंदिर, जिसको अच्छा। आज केजी बोलते हैं, बाल हम्म। मंदिर में हम्म। था। और वो नदी किनारे था। हम्म। और सब खेल के सब ब्लॉक्स रखते हैं ना, उसके बीच में बिच्छू निकलते। हम्म। तो मैं जेब में धागा ले जाता, हम्म। उसका लूप बनाता, हम्म। और बिच्छू की जो ये काटने वाला ये है ना हम्म। पोर्शन, हम्म। डंक वाला, जी। उसको फंसा देता, और जैसे लंगीर हम्म। करते हैं हम्म। वैसे करके सबको डराता था। हम्म। बिच्छू चला था। तो वो बहुत अभी भी याद तो आता है। आपको डर नहीं लगता बिच्छू से? नहीं नहीं, वो लूप बना के उसको बराबर फंसा देते तो कुछ नहीं होता, वो तो अपने पास नहीं आने तो देने का। घर वाले या पिताजी नाराज नहीं होते थे कि बिच्छू से क्यों खेल रहे हैं? मेरे पिताजी बिच्छू उतारना बहुत अच्छा जानते थे। अच्छा। हाँ, गोधरा में रहते थे तो आसपास सभी किसान लोग रहते थे। हम्म। और शुरू की बारिश होती है ना, तो बिल में से गर्मी बहुत होती है, तो बिच्छू बाहर निकल, तो रोज दो चार लोग आते, रोते रोते आते और हंसते जाते। वो पता नहीं कोई मंत्र बोलते, और जो जहाँ पर काटा है ना, वो वेंस पर वो कुछ पेंसिल से ये करते। मुझे बोले मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन तब तक तो बिच्छू ही गायब हो गए। बिच्छू गायब हो गए? अभी तो बिच्छू देखा ही नहीं मैंने 50 साल नहीं, में। लेकिन आपको सिखाया उन्होंने? नहीं, नहीं सीखा है। फिर तो बोले अभी बिच्छू ही नहीं तो उधर खेत पर जाने का शाम को, जी। शर्ट पहन के जाऊंगा तो माँ को लगेगा कि ये कहीं दूर जा रहा है, अच्छा। तो बनियानी पहन के जाने का। हम्म। और खेत में जाने का, उस टाइम तो पेस्टिसाइड का ज़माना नहीं था, तो गोभी, फ्लावर, फिर छोटे छोटे बैंगन, ये कच्चे कच्चे खाते हम। अच्छा। और पपीता तोड़ने का, तो एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घोड़ी करके पपीता तोड़ के लाता। फिर अभी छुरी तो है नहीं, तो बबूल का कांटा ढूंढ के लाए, अच्छा। उससे काटे और खाते थे। वो कट जाता है बबूल कांटे से? हाँ, आराम से। तालाब में से वो कमल काकड़ी, कमल का फूल गिर जाता है, उसके बाद फल लगता है, और उसमें दाने होते हैं। अच्छा। तो वो दाने इतने स्वीट होते हैं, बादाम तो कुछ भी नहीं। तो अरे वाह। एक दूसरे ऐसा हाथ पकड़ के पांचवा छठा लड़का वो तोड़ के लाता था, अच्छा। क्योंकि किसी को कुछ नुकसान नहीं हो। हम्म। तो ऐसे सब शरारतें तो बहुत की, अभी भी हूँ, शरारत करता हूँ। पिताजी के दोस्त के साथ भी शरारत करता था। एक पिताजी के दोस्त थे, और दूसरा क्या है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। अच्छा। पता नहीं, मैं 3 साल का था ना, तभी से सबके नाम मुझे अभी याद है। लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे याद है। तो त्रिवेदी सर आए थे, और पिताजी ने बोला कि पानी लेके आओ इनके लिए। तो मैंने वो जलेबी बनाने की लोटी, अच्छा। नीचे तो होल होता है, उधर उंगली रखी और ऊपर हाथ रखा और लेके आया। तो पिताजी ने बोला, अरे लोटी में क्यों लेके आया, ग्लास में नहीं लाया? तो मैंने बोला, बर्तन गिलास सब घिसने में डाले। अच्छा। तो ये लोटी थी। तो ऐसा करके उनको ऐसा एकदम मुंह के पास दे दिया, तो अरे 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 करके तो पूरी लोटी खाली हो गई। तो ऐसी शरारत बहुत करता था। पिताजी का क्या था, दोपहर 15 मिनट सोने का, फिक्स 15 मिनट, बस, ज़्यादा नहीं। सोए थे और उनके दोस्त आए, तो उनका नाम था राजा भाऊ काले। अच्छा। हाँ, राजा भाऊ काले। तो पिताजी को बोला, आपके दोस्त आए। तो बोले, कौन? तो मैंने बोला, किंग ब्रदर ब्लैक। राजा, किंग, भाऊ, ब्रदर, काले मतलब ब्लैक। तो ऐसी सब मस्तियाँ बहुत किए। माँ कुछ अच्छा खाना बनाती और डब्बे पे रख देती कि नाश्ते के टाइम भी मिलेगा।
तो मैं अड़ोस पड़ोस में जाके कह के आता, मम्मी ने कुछ बनाया है और आपको टेस्ट करने के लिए बुलाया है। अच्छा। तो वो आते, उनके साथ मुझे भी मिलता। तो ऐसा सब बचपन बहुत मिस किया। दोस्त भी होंगे उस वक्त में आपके शरारत में जो शामिल थे? होते थे, लेकिन क्या है कि मेरी मिस्चिफ है ना जेन्युइन होती, तो किसी को हार्म करने वाली नहीं होती थी। तो मेरा एक दोस्त था, बचपन में साथ में खेलता था, उसका नाम अरविंद था, लेकिन वो राजा की तरह रहता था। उसका उसलिए सबने उसका नाम सही रखा। वो बम्बई में पिक पॉकेटिंग का काम करता था, जेब काटने का। तो एक उसने बताया भी ब्लेड कैसे फिट होती है, कैसे काटते हैं, कैसे हैंड ओवर करते हैं, एक ट्रेन में अगर अपना एरिया निकल गया तो कैसे हैंड ओवर करते हैं। तो ऐसा सब इंटरेस्टिंग था बहुत। तो एक दिन स्टेशन पर मैं पिताजी को छोड़कर वापस जाने वाला था, तो अरविंद मिल गया और मुझे बोला कहाँ जा रहा है? तो मैंने बोला घर जा रहा हूँ। तो बोले मुझे बिठा लेता है। मैंने बोला चलो बैठो। बैठ के हम निकले कोठी 4 रास्ते पर। तभी सेंटर में 4 बत्ती थी और पुलिस वो पान वाले की दुकान पर खड़ा था। वो सीटी बजाई, मुझे बुलाया उधर। तो बोले लाइट चालू नहीं की स्कूटर की। तो मेरा नाम लिख लिया। पहले तो नाम लिख लेते थे, अभी मेमो देते, फिर वो 15 दिन महीने बाद मेमो आता था। तो उसने पूछा कि अरविंद ने पूछा कि क्या हुआ? मैंने बोला वो लाइट चालू नहीं की ना, उससे नाम लिख लिया मेरा। ले मैं सिगरेट लेके आता हूँ। ठीक है, वो सिगरेट लेके आया। चलो घर पर आया, फिर मैंने खाली मजाक में पॉकेट के पीछे हाथ डाला कि इसने अरविंद ने मारा तो नहीं पॉकेट। वो बोले तेरा पॉकेट नहीं मारा, लेकिन ये डायरी रख। जो पुलिस ने मेरा नाम लिखा था वो डायरी लेके आया था। अच्छा। हाँ, वो पुलिस के यहाँ से मार के लाया, पता नहीं पुलिस को पता नहीं चला, लेकिन वो डायरी लेके अभी तक संभाली थी। कभी बहुत पुरानी हो गई करके मिसेज ने पस्ती में दे दी। तो वो एक मजेदार डायरी उठा लाए वो? हाँ, डायरी उठा के लाए। तो इतना उठाओगे, एक्सपर्ट था। जानकारी लेना अच्छा है, लेकिन उससे अलग रहना वो भी एक ये है कि मैं हर तरह के जुए के प्रकार जानता हूँ, लेकिन कभी खेला नहीं। अच्छा। हाँ, जानता हूँ। वो पेंसिल पट्टी एक आती है, मालूम है आपको? वो पट्टी होती रबर की, उसको फोल्ड कर दे और 2 होल होते, उसमें एक में पेंसिल डालते फिर खींचते, तो पेंसिल फंस गई तो उसको डबल पैसे मिलते। अच्छा। तो खींचने की ट्रिक है। तो एक दिन मैं 8वीं में था और प्रिंस टॉकीज से, तभी टेक्निकल स्कूल हमारी कलाभवन में थी, तो जा रहा था। तो उसने बोला लगाने का है। मैंने बोला यार तेरे जैसे को सिखाया है हमने, ये कैसे चलता। अच्छा। लव मैं करता हूँ। तो ऐसा मज़ेदार ये था। कॉलेज में आया था तो कालूपुरा में रहता था, चापान दरवाजे के पास। वहाँ पर सरसिया तालाब है। हाँ। वो उस टाइम तो बहुत साफ सुथरा रहता था। 62 63 की बात करता हूँ। बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए ले जाता और एक साथ 50-60 आते थे सीखने के लिए। कोई दांडिया बाजार से, कोई बरहानपुरा से, वाड़ी से, कोठी से बच्चों को छोड़ जाते इसको सिखाना। और वो तालाब के बीचों बीच एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बगीचा है, तो उसको बंगली बोलते हैं। तो जिस दिन वो इंडिपेंडेंटली जाके वापस आएगा, उसके दूसरे दिन उसने मुझे गुरु दक्षिणा देने की। अच्छा। तो कोकोनट लाने का, नारियल और फोड़ के सबको खाने का, बस ये गुरु दक्षिणा। ये गुरु दक्षिणा। तो मैंने करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को स्विमिंग सिखाया और कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन आज मुझे ऐसा डर होता है कि उस टाइम कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सबको जो आता है ना, उसको 10-15 फुट से जंप मारने को बोलता, जिसको कुछ स्विमिंग नहीं आता वो जंप मारता। कभी कोई रुक जाता तो उसको बाल पकड़कर बाहर निकालता। तो एक्सपर्ट तो मैं अकेला ही था, लेकिन भगवान की मेहरबानी की कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मज़ेदार रहा वो। अभी याद आता है तो थोड़ा मन में ये होता है कि ऐसा। उनमें से कोई तैराक अभी भी आपके साथ में हो? सब मिलते हैं,
मिलते हैं कोई। एक मैं इसमें गया था आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो एनिमल हस्बेंड्री के कोई डॉक्टर पाठक थे, तो आके मेरे पाँव छुए। तो मैंने बोला क्या, तो आप तो हमारे गुरु हैं, आपने हमको स्विमिंग सिखाया। तो ऐसा कोई कोई मिल जाता है जाने पहचाने। एक मज़ेदार बात मेरे जिंदगी में ऐसी रही कि 5वीं में मैं यहाँ पर आया, बड़ौदा में ट्रांसफ़र पिताजी की यहाँ हुई, और कालूपुरा में रहता था। तो तीसरे दिन पिताजी ने मेरा नाम चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में 3 डिवीज़न है, एक सेंट्रल मेन है, फिर ऊपर चिल्ड्रंस डिवीज़न है, और नीचे लेडीज़ डिवीज़न है। तो उसमें मेरा नाम दाखिल कर दिया। वो जो लाइब्रेरियन थी वो मेरी मम्मी की बचपन की सहेली थी, इंदुमती आसगांवकर। तो मैं क्या करता, 11 बजे खुलता ना, तो 11:15 बजे वहाँ जाके खड़ा रह जाता, वहाँ बैठ के एक किताब पढ़ लेता, और 2 इश्यू होती, 2 लेके आता, वो 2 पढ़ के दूसरे दिन चेंज करने जाता। अच्छा। तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब पढ़ता रहता है। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा शब्द भंडार है वो बहुत रिच हो गया। अभी मिसेस है, वो क्वालिटी सर्कल का काम करती, कभी ट्रांसलेशन करने बैठती है तो बोलती ये इंग्लिश है, इसका हिंदी क्या होगा या गुजराती क्या होगा, तो फट से मैं जवाब देता हूँ। फिर वो बोलती करेक्ट है, मैंने बोला डिक्शनरी देख लो, तो करेक्ट ही होता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो लाइब्रेरियन ने मुझसे पूछा कि किताब पढ़ता भी है कि खाली पिक्चर देखने के लिए ले जाता है। मैंने बोला मौसी सब पढ़ता हूँ मैं। तो उन्होंने एक पेज खोला, ये स्टोरी बोल, तो मैंने फट से उनको स्टोरी सुनाई, तो खुश हो गई। ये स्टोरी का ऐसा ये पढ़ते गया, उसमें एक मज़ेदार किस्सा मेरे साथ हुआ। मैं साइज स्कूल में पढ़ता था, और 4th का परीक्षा स्कॉलरशिप का मैंने गोधरा में दिया था, और गोधरा में मैं फर्स्ट रहा, तो मुझे स्कॉलरशिप अलॉट हुई 5वीं, 6ठी, 7वीं के लिए। अच्छा। 15 रुपया हर महीना, स्कूल की फीस 4 रुपया थी। तो क्या था कि 3-4 महीने का इकट्ठा हो जाए न, तो वो अकाउंटेंट देते। तो पहली बार उन्होंने मुझे बोला, देख प्रिंसिपल पूछेंगे ना तो बोलना पैसे मिल गए, उधर से आएगा यहाँ फिर मैं दूंगा पैसे। अच्छा, बाद में दूंगा? हाँ बाद में, लेकिन तुमको वहाँ बोलने का कि पैसे मिल गए। अभी बचपन से मुझे ये था, किसी से डरता नहीं मैं बात करने में, सही बात है तो कितना भी बड़ा आदमी है उससे बोल देता मैं। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि NB पटेल करके थे, बाद में वो बैंकों में डायरेक्टर भी रहे, तो उन्होंने पूछा पैसा मिल गया तुमको 6 महीने का? मैंने बोला साहब नहीं मिला, इन्होंने कहा कि वहाँ हाँ बोलना मिल गया है और बाद में यहाँ आके दूंगा। तो फिर उन्होंने तो बराबर हजामत की उसकी, और मुझे रेगुलर पैसा तो ऐसा। सच बोलिए आपने। हाँ सच बोला। चलिए थोड़ा बातों को और आगे बढ़ाएं। हाँ। अक्सर देखा गया है कि इंसान की सोच और हिम्मत की जड़ें उसके बचपन और माँ बाप के संस्कारों में होती हैं। राइट। सवाल ये है कि यादें आज भी आपको भावुक कर देती हैं? सही बात है। मेरा जन्म सतारा में हुआ। मेरा तकदीर ऐसा है कि वो नामकरण होता है ना, तभी उस दिन वो लोरी गाते हैं, पालना, अच्छा, पालने में झुलाते हैं और गीत गाते। तो वो पहला गीत गाया था हीराबाई बड़ौदेकर ने। और सतारा में हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पर क्रांतिकारियों की मीटिंग्स हुआ करती थी। अच्छा। महाराष्ट्र में सतारा जिला ऐसा है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी मिले हैं। और मैं इतना छोटा था तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर वो पिकेटिंग के लिए जाते, शराब की दुकान बंद करो, फॉरेन का गुड्स वापरो नहीं, इसके लिए। तो ये सब कल्चर वो ब्लड में आ गए सब। अभी भी कुछ गलत देखते हैं तो ऐसा खून खोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज़ादी हमको क्या इसके लिए मिली है?
ऐसा होता है, दुख होता है। अभी आप उस वक्त में और इस वक्त में कैसे फ़र्क महसूस करते हैं? उस टाइम और अभी का मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी हमको बहुत सस्ते में मिली, बहुत सस्ते में। घर घर से शहीद नहीं हुआ लोग, ऐसा होता ना तो आज आज़ादी की वैल्यू होती, लोग उसको समझते। फ्रीडम क्या है, लोग अनकंट्रोलेबल हो गए सब बातों में। जी। तो ये नहीं, कुछ शिस्त तो होनी चाहिए, जनरल बिहेवियर में शिस्त तो होनी चाहिए, वो नहीं रही लोगों में। तो आज़ादी की वैल्यू लोग नहीं समझ रहे अभी भी। अभी की जनरेशन है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर कल्चर जैसे हमने देखा है, हमारे माँ बाप ने क्या किया, पिताजी को हम आरएसएस में जाते थे, मैं छोटा था 3 साल का था तभी से जाता था। तो पिताजी को उनके सहकारी बोलते कि आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपके बेटे तो आरएसएस में जाते, आरएसएस पर बैन था तभी। तो पिताजी ने बोला कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो ये उनका भी ये था कि लोगों को इस तरह फेस करते थे। बहुत गलत बदलाव आ गया ऐसा लगता है बहुत से फील्ड में। मुझे लगता है कि आपने किताबें बहुत पढ़ी हैं। बराबर। हाँ, तो किताबें भी एक अजीब साथी होती हैं। सही बात। वो चुप रहती हैं लेकिन इंसान के भीतर पूरी दुनिया खोल देती हैं। तो आपने बचपन में लाइब्रेरी से रोज किताबें पढ़ने की आदत डाली। तो उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल ही आपसे बन रहा था कि क्या कोई ऐसी किताब या कहानी है जिसने आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया? ऐसे कोई एक किताब तो नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस है ना, लाइफ एक्सपीरियंस वो ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो उसमें मज़ा आती है और सीखने भी बहुत मिलता है, क्योंकि लोग किस मुसीबत का सामना करके आगे बढ़े, एक गाइडेंस मिलती है हमको कुछ भी काम मैं करने। दादा ये पूछ रहा था कि जब हम किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कोई एक ऐसी किताब होती है जो आपका पूरा विज़न चेंज कर देती है। तो पहली किताब वो कौन सी थी और किस किस उम्र में आपने ये पढ़ ली? ऐसी मज़ेदार तो किताब है अकबर बीरबल। अच्छा। अकबर बीरबल के किस्से हैं ना जो आज भी फिट बैठते हैं, आज के ज़माने में भी फिट, उसमें सीखना बहुत मिलता है। तो फिर अकबर बीरबल, मुल्ला नसरुद्दीन और तेनालीराम, ये 3 किताबें एंजॉयबल भी है और ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाती है। ये सब पढ़ते हुए मुझे एक याद आया कि मैं प्रिंसिपल के रूम में स्कॉलरशिप लेने खड़ा था। तो तभी एक महाशय आए और उन्होंने बोला कि बड़ौदा में हम स्टोरी टेलिंग कंपटीशन कंडक्ट कर रहे हैं जी, तो आपके यहाँ से किसी को भेजो। फिर मेरी तरफ उंगली बता के बोला इसको मत भेजना। तो प्रिंसिपल ने बोला क्यों, कुछ मिसिंग? नहीं नहीं, ये 2 बार फर्स्ट प्राइज ले चुका है तो इसको तीसरी बार। तो एक क्या है कि लोग कहानी किस्से पढ़ते हैं लेकिन वो अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक्सप्रेस करना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। बिल्कुल। किसी पर ये करना। लेकिन एक कहानी है, मैंने हजारों बार हजारों जगह कही है, वो बहुत जिंदगी को मैं हर एक को अपने फील्ड में मार्गदर्शन देने वाली है। एक अरबस्तान का धूल वाला रास्ता था और एक बहुत धूप थी, ऊपर सूरज था और वो आदमी चल के जा रहा था, जैसे बगीचे में जा रहा वैसे आनंद से जा रहा था। सामने से एक भागता आया अरब, पूरा पसीने से तरबतर था और चेहरे पर बहुत ये थी एंग्जाइटी, घबराहट ये। तो उसने रोका इसको और पूछा कि भाई मेरा ऊँट खो गया है, तूने देखा क्या? तो उसने बोला भाई देखो कितना हाफ रहे हो, पसीने पसीने हो, जरा ठहरो से। नहीं नहीं जल्दी बोलो, तुमने मेरा ऊँट देखा? तुम्हारा ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है। तो उसने बोला हाँ बराबर। कहाँ है मेरा? ठहरो। उसके पीठ पर
एक तरफ गेहूं है, दूसरी तरफ शायद हनी है। तो बोले बिल्कुल बराबर, कहाँ है ऊँट? तो उसने बोला ठहरो, उसका लेफ्ट में जो आँख है ना वो काम नहीं करती। तो बोले बिल्कुल बराबर है, कहाँ है मेरा ऊँट? तो बोले एक बार ठहरो जरा, उसके आगे के दांत है ना टूटे हुए, आगे के दांत नहीं। तो बोले कहाँ है मेरा ऊँट? तो बोले मैंने नहीं देखा। अरे तो उसने बोला तू चोर है, मेरा ऊँट चोरी करके तूने बेच दिया और अभी बोलता है ऊँट नहीं देखा। उसकी गर्दन पकड़ के गांव के काजी के पास ले जाता। काजी धर्मगुरु होते हैं और छोटी छोटी बातों में इंसाफ देते। तो काजी समझदार आदमी था, उसने बोला कि भाई मुझे एक समझ में नहीं आता, तू सब बात बराबर बोलता है और ऊपर से बोलता है कि ऊँट नहीं देखा। तो बोले साहब ऐसा है कि ऊँट अगर मालिक के पीछे चलता है तो एक लाइन में पाँव पड़ते। तो ऊँट कभी इधर गया कभी उधर गया, मतलब मालिक से अलग हो गया था। उसके 3 पाँव के इम्प्रेशन बराबर थे और एक पाँव जस्ट जमीन को छू कर उठा लिया था, मतलब एक पाँव से वो लंगड़ा था। लंगड़ा था और इधर उधर चल रहा था, तो पीठ पर रखा था सामान, वो गिर रहा था। तो एक तरफ मैं देखा चींटियां गेहूं के दाने खींच गई रही थी, तो मतलब पीठ पर एक तरफ गेहूं के दाने और दूसरी तरफ गीला गीला था और मक्खियां बहुत भिन भिना रही थी। तो मैंने अंदाज लगा कि इस तरफ हनी मध होगा। आगे चल के देखा मैंने लेफ्ट तरफ अच्छी अच्छी कोंपले थी, वो नहीं खा के उसने राइट में जो रफ पत्ते थे ना वो खाए थे। मतलब अगर उसको लेफ्ट की आंख से दिखता था तो ये पहले खाता, उसे नहीं खाते, मतलब उसकी आंख, लेफ्ट की आंख काम नहीं करती थी। और वो पत्ते भी उसने खाए थे, तो बीच वाला हिस्सा रह गया था, साइड के पत्ते खींच लिए हो ना, ऐसा था। मतलब उसके दांत आगे के टूटे हुए थे। ओह माय गॉड। तो उसने बोला साहब उस रास्ते तो बहुत लोग गए, लेकिन मेरे जैसा मैं एक ही जिसने ये सब देख के अंदाज लगाया कि ऊँट ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो मैं हर एक को बोलता हूँ कि आपके फील्ड में आप ऐसे होना चाहिए, ये कब कहाँ क्यों कैसे होता है उसका अंदाज लिया करो और वो याद रखो तो आप तरक्की करोगे। बराबर है, ये बिल्कुल बहुत सही बढ़िया बात। स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी। बहुत अच्छी। तो एक मज़ाहिया स्टोरी भी बता दीजिए अकबर बीरबल की, कुछ आपको याद रह गई हो। अकबर बीरबल में एक दिन अकबर बीरबल पर बहुत खुश हो गया। तो उसने बोला मांग मांग, जो मांगे वो दे दो। तो बीरबल ने बोला कि महाराज आप तो खुश है, आप कभी आप नाराज हो तो मेरा फैसला है ना, मैं कहूँ उससे करवाने का। जो सजा आप देना चाहे आप तय नहीं करेंगे मुझे क्या सजा दे, वो मैं जिनको बुलाऊंगा उनकी वो जो कहेंगे कि इसको बीरबल को ये सजा, तो वो मुझे कबूल है। ठीक है, वचन। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ बीरबल से बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा। इसकी गर्दन काट डालो। तो बीरबल ने बोला महाराज आपने मुझे प्रॉमिस किया था, तो मैं जिसको बुलाऊं वो न्याय करेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने बोला था, ठीक है। तो उसने हरिजन लोग होते हैं ना, उनकी पंचायत बुलाई। 5 लोग आके बैठे। अभी ये उस टाइम जमाना था कि उन लोगों को 1 से 20 तक गिनती आती थी। अच्छा। 40 हुए तो वो क्या बोलेंगे 2 विसु। अच्छा 2 विसु। हाँ 60 मतलब 3 विसु। 3 विसु। हाँ। तो उनको बिठाया, उन्होंने आपस में बात की। वो बोले, एक बोला कि बीरबल को 5 विसु दंड करो, 100 रुपया। तो बोले अरे, किसने बोला अरे बीवी बच्चे वाला है, वो 5 विसु भरेगा तो खाएगा क्या। फिर अंदर अंदर चर्चा हुई और फिर उन्होंने बोला कि 2 विसु दंड करो। महाराज को बोला इसको 2 विसु। बीरबल ने 20-40 रुपये भरे और हंसता हंसता निकल गया। मतलब ये भी एक उस टाइम की बहुत सारी सीखने वाली बातें हैं। हाँ। कि अगर कोई आप पे मेहरबानी करे तो उस वक्त ना लें, उससे कहें कि जब वक्त आएगा तब ले लेंगे आपसे। रिजर्व रख रिजर्व रखें। कहते हैं कि लंबा वैवाहिक जीवन सिर्फ साथ रहने से नहीं चलता, उसमें दोस्ती, सम्मान और छोटी छोटी खुशियाँ भी ज़रूरी होती हैं। आप और आपकी जीवन संगिनी सुधा जी का जो साथ है
5 दशकों से भी ज़्यादा का है। यस, 55 साल हुए। हाँ, तो अरुण जी, आपके बारे में मुझे एक बहुत सुंदर बात पता है कि आप अपनी पत्नी के लिए खुद पौधे उगाते हैं और उन्हीं फूलों से अपने हाथों से गजरा भी बनाते हैं। आजकल के समय में तो लोग फूल खरीदने तक की फुर्सत नहीं है, बराबर। है ना? तो मेरा सवाल अब ये बनता है आपसे कि जब आपने पहली बार सुधा जी के बालों में अपने हाथों से बनाया हुआ गजरा लगाया था, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो बहुत खुश होगी हम्म। कि बाजार से लाए हुए फूल की बजाय मैंने खुद उगाए हुए फूल और मैंने खुद ने गजरा बनाया, तो इसलिए वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ही खुश। बस खाली खुश हुई, कुछ कहा नहीं था उस वक्त? उसने खुशी एक्सप्रेस की कि दिस इज वंडरफुल, कि ये ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो उसी को आगे मैं बढ़ाऊं मैं कि और एक जानकारी मेरे पास में है कि आप ज़्यादातर घर का जो काम है वो करते हैं। तो अरुण जी, मैं यूँ कहूँ कि सब काम घर में आप करते हैं, तो आप पर एक टाइटल और चिपक जाता है, फुल टाइम हेल्पिंग हस्बैंड। तो आप सच सच बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो और सुधा जी ने कहा हो कि अरे रहने दो, तुमसे नहीं होगा? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। और ये क्या है, मुझे आदत बचपन से हो गई। बचपन में मैं अपनी माँ को बहुत हेल्प करता जी। पूरे काम में। घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो मैं और मेरी माँ ही सब अरेंज करते। पिताजी तो बाहरगांव होते थे नौकरी की वजह से, तो वो हेल्प करने की, कपड़े माँ धोती तो उसको सुखाने का, फिर उसको उतार के दोपहर के बाद घड़ी करके जगह पर रखना, बर्तन माँ की तो साफ करके ठिकाने लगाना, बाजार से सब किराना लाना। अभी सुधा ने एक लिस्ट बनाया है, तो उसमें कुछ 40 एक आइटम है कि जो उसने जिंदगी में कभी की ही नहीं है। जैसे बैंक का काम है या बाजार से सब्जी लाना, फ्रूट लाना, ग्रेन्स लाना, उसको कभी जाना ही नहीं पड़ता। स्कूटर वापरती थी तो स्कूटर रिपेयर करना, मेंटेन करना। और ये क्या है कि आप, तभी तो हम दोनों नौकरी करते थे, तो आप हेल्पिंग हैंड बनते हैं ना विलिंगली, तो उसमें आपको बोझ नहीं लगता, यू एंजॉय डूइंग इट। और हर एक चीज़ हम करते हैं ना, तो कभी गाना गाते करते, कभी घर में छोटी छोटी खुशियाँ भी कैसे मनाते बताता हूँ बेटियों के साथ, कि अगर टम्बलर नया लाया तो उसका उद्घाटन होता हमारे। अरे वाह! हाँ, तो जो बेटी बाथरूम में ले जाती और सब हम बाथरूम के बाहर खड़े रहते, वो बोलती हाँ मैं ले रही हूँ टम्बलर से पानी, तो फिर हम जोर से तालियां बजाते थे। अच्छा। हाँ, तो इस तरह एंजॉय करते करते सब जिंदगी। ये एक बढ़िया किस्सा है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने कहा कि कोई भी चीज़ नहीं लाते हैं या काम करते हैं तो गाना गाते गाते करते हैं, हाँ, तो यानी इसका मतलब आपको गाना भी आता होगा। ऐसा गाते हैं, लेकिन अभी तो जुकाम बहुत हो गया है, लेकिन अच्छा। तो जुकाम वाला सुना दीजिए, जगजीत सिंह का एक दो लाइन सुना दें। नहीं मुझे एक बहुत अच्छा मुकेश का ये, तो वो बहुत फेमस है, नॉन फिल्मी है और बहुत कम सुना गया है जी। जिएंगे मगर मुस्कुराना सकेंगे, जिएंगे मगर मुस्कुराना सकेंगे, कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। क्या बात। तो ऐसा शब्द बहुत अच्छे हैं। चलिए, आज तो जुकाम था तो ये हाँ। इतना अच्छा गाना गाया, फिर कभी दोबारा आपसे मिलेंगे और तो ज़्यादा सुनेंगे। कोरोना का टाइम था ना, तो हम टीवी पर फरमाइश करके सिलेक्ट करके 3-3, 4-4 घंटे गाने सुनते थे। अरे हाँ, गुड। तो गाने सुनना तो बेटियों का, हमारा दोनों का, पांचों का, सबका ये एक बड़ा हॉबी है। एक बड़ी बात होती है कि जैसे गाने सुने 2-3-4 घंटे तक, हाँ,
तो गाना भी एक थेरेपी है। गाने सुनने से क्या होता है इंसान में? म्यूजिक जब सुनता है तो क्या बदलाव आते हैं? नहीं क्या एक वो जो जो एक वो सैड माहौल था, जो दुख भरा माहौल था कोविड का, उसमें क्या राहत मिलती थी आपको? नहीं एक बात तो ऐसी है हम्म, कि जैसे आप तो फोटोग्राफी करते, हम्म, तो बेस्ट फोटोग्राफी इज ब्लैक एंड वाइट। जी बिल्कुल। कलर में तो कलर रहे तो अच्छा दिखता है, हम्म, लेकिन बेस्ट इज ब्लैक एंड वाइट। हम्म, वैसे सॉन्ग्स में सैड सॉन्ग्स आर द ब्यूटीफुल, मोस्ट हम्म, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम्म, उसमें जो गीतकार है, हम्म, उसने जो कुछ शब्द अच्छी तरह से भरे हैं ना, वो एंजॉय करते। हम्म, तो उसमें सैड नहीं होते, लेकिन हम वो कला को एंजॉय करते हैं। अच्छा। तो इसमें एक मैंने कविता सुनी है, हम्म, मुझे याद है कि कुछ अच्छे शब्द है ना, तो मैं लिख के रखता हूँ। हम्म, 1960 से मेरी डायरी है, हम्म, उसमें लिखते रहता हूँ। हम्म, तो उसमें एक कविता है, उसमें वो कहता है कवि हम्म, कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ हम्म, मुझे, हम्म, कि अ, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो उसके पहले कहता है कि ये शब्द है वो कवि ने अच्छी तरह रचना करके बनाए, ये कलर्स ही है, लेकिन चित्रकार ने उसको अच्छी तरह से यूज़ करके। और मैं किस तरह कहूँ मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात, एज एज इफ यू कैन नॉट ड्रीम माई ड्रीम्स। अच्छा। आप मेरे सपने आप नहीं दे सकते। हम्म, वैसे वो गाने सुनने का जो है, तो हम्म, जो आनंद है ना, वो हम्म, वैसा है। यू कैन नॉट ड्रीम माई ड्रीम्स। अच्छा। तो आप उसकी जो खूबियां हैं, शब्द हैं ना अच्छे, वो हम्म, आप एंजॉय करते हैं। हम्म, उसमें सैड नहीं होते वो। हम्म, अच्छा, उसने सैडनेस भी कितना ब्यूटीफुली ये बयान किया किया। है, दिल की नज़र से नज़रों की दिल से। तो हम्म, वो उसमें वो प्यार नज़र क्या का है? दो जगह उसने यूज़ हम्म, किया है। तो नज़ाकत उसने बहुत बढ़िया। हम्म, तो ऐसे गाने सुनने का मज़ा आता है। हम्म। अब आपके बारे में एक और जानकारी जो मैंने आपके साथ रहकर महसूस भी की है, कि आपका स्वभाव सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा है, या कहें कि थोड़ा मस्करा है। जहाँ बैठते हैं वहाँ के माहौल को आप हल्का फुल्का बना देते हैं। ऐसा हो जाता है। हम्म, थोड़ा क्या है कि जो कुछ हो रहा है, हम्म, वहाँ पर आपको साइलेंट रहने का। हम्म, आप साइलेंट रहोगे तो देन यू एंजॉय दैट, एंड देन यू कैन टेल समबडी। आप किसी को हम्म, कह सकते हो वो प्रसंग, लेकिन आप हंस दिए तो वो अलर्ट हो जाता है और वो प्रसंग बनता नहीं। एक हम्म, मज़ेदार किस्सा है। हम्म, घर में बैठकर कुछ काम कर रहा था, हम्म, और सामने का दरवाज़ा खुला था। तो एक लड़की आई, वो ये सब पोटैटो वेफर्स ये सब बनाते हैं, उसमें पोटैटो चिप्स भी बनाते हैं, हम्म, पतली पतली चिप्स होती हैं। जी हाँ, तो है। तो मराठी में उसको किस कहते हैं। अच्छा। हाँ, किस कहते हैं। हम्म, अब वो वहाँ पर आई और मुझे बोली, आप मेरा किस लेंगे? हम्म, तो मराठी में पूछा, हम्म, लेकिन मैंने चश्मे के ऊपर से देखा, हम्म, थोड़ा टाइम देखा, और मुझे भी मजाक करने की सूझी। हम्म, मैंने बोला, लेकिन तेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी ना। हट करके वो चली गई। 2 दिन बाद आके मुझे बोलती, आप मेरी उड़ा रहे थे। मैंने बोला, 2 दिन बाद पता चला। तो ऐसा मजेदार। उसने कहीं पूछा होगा जाके कि दादा ऐसे बोले। उसको ही पता चला होगा कि क्या हम्म, मैं क्या बोली और वो हम्म। क्यों ऐसा बोले। तो ऐसा मजेदार ये होता है। अब मैं थोड़ा वापस बचपन की ओर ले चलता हूँ सर आपको। हाँ। हाँ, बचपन सिर्फ संस्कारों से नहीं बनता, उसमें शरारतें भी होती हैं, छोटी छोटी बहादुरियाँ भी होती हैं। कभी खेतों में घूमना, कभी तालाब में चोरी छिपे नहाना। तो उसी से रिलेटेड एक बात आपसे पूछनी थी मुझे, कि क्या आपके बचपन की कोई ऐसी शरारत है जिसे याद करके अब आज भी हंसी आ जाती है आपको? पहले भी मैंने पूछा था लेकिन उसको अच्छे से आपने बयान नहीं किया। होता है ना कुछ बैठे बैठे हंस दिए। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी एक हुआ कि एक रील देखी मैंने, जो महीना चल रहा है रमज़ान का। हाँ। तो उसके अंदर शाम के वक्त में जो
मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं, तो एक फ़कीर आया और उसने राग में चिल्ला, मतलब इस तरीके से कहा कि अल्लाह, तो लोगों को लगा कि वो अजान हो गई, तो जल्दी जल्दी उन्होंने खाना शुरू कर दिया। फिर आगे आके बोला कि 1 रुपया दोगे अल्लाह के नाम, तो उन्होंने सारा खाना बाहर निकाल दिया, बोले इस तरीके का क्यों आवाज़ देता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अकेले अकेले हंसने को मजबूर करती हैं, ऐसी कोई घटना है? गोधरा में था मैं, हम्म तो एक वासुदेव गज्जर, हम्म शाम को सब खेल रहे थे, हम्म तो वो आया, दोनों जेब और ऊपर का शर्ट का जेब फुल भरा हुआ था और अच्छा। वो कुछ खा रहा था। हम्म तो पहले से दोस्तों में ये था बांट के खाने का, हम्म तो उसने बोला अरे मस्त चीज़ लाए हो, लो, सबको दिया। हमने खाया, बहुत मीठा था, हम्म बादाम से भी स्वीट था, ऐसे हम्म छोटे दाने थे। हमने खाए, 10-15 मिनट के बाद सभी लोग वॉमिट करना शुरू कर दिए। हम्म तो घर गया मैं, तो पिताजी ने बोला, डांटा मुझे, क्या खाया, चल डॉक्टर के पास। तो पास में ही डॉक्टर मोदी रहते, उनके पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा तूने क्या खाया है, तो मैंने जेब से निकाल कर बताया, साहब ये खाया। हम्म अरे आ तो दिवेला छे, हम्म कैस्टर ऑयल का सीड्स है हाँ, ना, वो थे। और वो तो वॉमिटिंग, लूज मोशन इमीडिएटली हो जाता है, ज़्यादा डोज हो तो आदमी उससे मर भी सकता है, बहुत अच्छा। ओवर डोज हो तो। हम्म तो फिर बोला किसने दिया, तो मैंने बोला वासुदेव ने। तो वासुदेव कहाँ है, तो तभी तो कच्चे रास्ते थे, बोले वो यहाँ से गया, तो वो वॉमिट करते कर गया, तो पूरे मोहल्ले में लाइन पड़ी थी। उसके 60 साल के बाद मैं जीआईडीसी में एक कंपनी में, वो प्रोपराइटर जो थे उनके पास बैठा था, और उनके यहाँ एल्यूमिनियम विंडोज़ का काम चल रहा था। तो वो जो सुपरवाइजर था ना, या जो मालिक था, उसको इंस्ट्रक्शन देता था। तो मैंने बोला वासुदेव। अच्छा। हाँ। तो उसने बोला मुझे पहचानते हो, मैंने बोला वासुदेव गज्जर ना, तो बोले हाँ हाँ। तो मुझे नहीं पहचाना, तो बोले नहीं पहचाना, अरे वो दिवेला खिला के भूल गए तो। वो उसका जो बोलने का स्टाइल था ना, वो बचपन का था, वो तभी भी था सेम। हाँ, तो वो टोन पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, तो उसको पूछा वासुदेव गज्जर। वो अभी भी हैं वासुदेव भाई? अभी 15 एक साल में मिला नहीं मुझे। अच्छा। जीआईडीसी में कहीं पर रहते थे। अच्छा। उसके बाद 5-6 बार वहीं काम चलता था, तो मिलते रहे बाद में। तो ऐसे जो दोस्त थे दादा, उस वक्त जब आप जवान हो रहे थे और वो भी जवान हो रहे थे, तो उनके साथ कभी ऐसा मिलना होता है, कोई गैदरिंग होती है तो कभी इकट्ठे होते हैं? अभी एक बात बोलो कि जहाँ कालूपुरम रहता था, मेरे 16 दोस्त थे। अच्छा। अभी 16 में से एक भी नहीं, मैं अकेला रह गया, सब ऊपर चले गए। बाकी कॉलेज में पढ़ता था, उसमें से बहुत सारे बड़ौदा के बाहर जो 2-4 यहाँ है, वो मिलते रहते हैं। कहाँ पर? तो जो 16 थे उसमें से कभी तो कोई एक याद आता होगा? नहीं, याद तो सभी आते हैं, क्योंकि बहुत मिसचिफ किए है, बहुत लोगों को सताया है। जिनकी ब्यूटीफुल थी। सताना, लेकिन कभी ऐसे मुश्किल काम में कोई आया हो आपके, वो चीज़ें तो याद आती होंगी? नहीं, एक क्या है कि मुझे ना, जैसे पिताजी और मेरी मदर दोनों बहुत हेल्पफुल थे अड़ोस पड़ोस रिलेशन में, तो वो आदत बचपन से ही मुझे आ गई। मोहल्ले में किसी को कोई भी तकलीफ हो तो पहले मैं जाके खड़ा रहता है। अच्छा। अभी यहाँ पिरामिता रोड पर रहता था, तो एक दिन मैंने किसी की आवाज़ सुनी कि उनको हॉस्पिटल ले गए। तो मैं एकदम बाहर आया, किसको, तो हमारे बिल्डिंग में एक पटेल फैमिली रहती थी, तो उसके हस्बैंड को कुछ एक्सीडेंट हुआ काशी विश्वनाथ के पास, जीआईडीसी नौकरी जा रहे थे, तो किसी ने टक्कर मारी, उसको उठा के ले गए थे। तो उनकी बेटी घर में थी, तो मैं गया और उसको बोला चलो दवाखाने जाएंगे। फिर उसको लेके गया, वहाँ पर डॉक्टर से पूछा तो एक्सरे वगैरह सब हो गया था।
और इंस्पेक्शन हो गया था। उन्होंने बोला कि एट प्रेजेंट तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर खून निकला था सिर में, तो बोले हेड इंजरी हो तो वो 24 घंटे के बाद भी डेवलप हो सकती है, तो उनको 2 दिन हम रखेंगे, अभी कुछ करने का है नहीं, एट प्रेजेंट ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, लेकिन सिर में क्या है लगा है उसका क्या हो। तो मैं साथ में पैसे भी लेके गया था, उन्होंने कुछ दवाई, तो उसको 10,000 रुपये दिए, और वो बोले नहीं वो बाद में बैंक से निकाल। मैंने बोला अभी दौड़ो मत, ये रखो, जब निकालोगे तब मुझे दे देना, लेकिन अभी यहाँ से हिलना मत। तो बोले मेरा भाई भी शाम तक आ जाएगा, बोले ठीक है। तो इस तरह अनगिनत लोगों को कभी भी किसी को तकलीफ है तो हेल्प करने का ये हो ही जाता है। ये सब आपके वाली साहब से आप में आया है हेल्प करने का, या आपका खुद का है? पिताजी और माताजी दोनों बहुत हेल्पफुल रहे सबको। क्या करते थे पिताजी आपके? पिताजी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, और उस टाइम तो वो गेजेटेड ऑफिसर थे, तो वर्ड बहुत रहते थे। पहले तो हमको बाहर सिटी के बाहर बंगला बिंगला मिलता, पिताजी जहाँ भी ट्रांसफ़र हो वहाँ दूध देने वाली गाय ले लेते, तो सुबह वो दूध निकलता उसके पास बैठ जाते। अच्छा। हाँ, और तो तभी से गर्म अभी जो डेयरी का दूध आता है ना, तो वो मुंह में वो टेस्ट है, वो अभी तक एंजॉय नहीं किया। अच्छा, वो निकालते वक्त जो गरम हाँ, गरम वही गरम गरम, और स्वीटनेस उसकी गरम भी होता है स्वीट। गोधरा में हमारे एक प्यून था हरीलाल, तो हम भाई बहन थे, तो बच्चों को अटेंड करने वाला होता, वो लखनऊ से था, और उससे मैंने हिंदी सीखी। अच्छा। मैं उसको बोलता ना, हरीलाल तुम ऐसा क्यों करता है? बाबा तुम नहीं बोलते, आप बोलते, आप बोलते, मैं आपको आप बोलता हूँ, आप सबको आप बोलने का। तो ये उससे सीखा है। यहाँ गुजराती लोग हैं ना, वो तुम ही बोलेंगे, कितना बड़ा तुम ऐसा करके एक्सप्रेस करेंगे, तो सीखने मिला अच्छी तरह से। हाँ, मतलब तुम बोलते हैं तो उसका मतलब बेइज्जती से नहीं, पर यहाँ का हाँ, कल्चर या कल्चर तरीका ऐसा हाँ, है। गुजराती में तुम ही बोलते हैं। हाँ, तो दादा लेकिन वो लखनऊ में गाली देते ना, वो बोलते हैं आप बड़े गधे हैं, तो उसमें भी आप बोलेंगे। गुस्से में भी छोड़ते नहीं, गुस्से में भी रिस्पेक्टफुली गाली देंगे। तो पापा के साथ में और क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? पापा के साथ एक तो है ना, वो बहुत सिंसियर थे काम के लिए, और दूसरा गवर्नमेंट के जो नए नए रूल्स आते थे ना डिपार्टमेंट के लिए, तो उनसे ज़्यादा स्टडी किसी का नहीं था। उसमें रॉयल मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से ये कोर्स किया था, तभी बॉम्बे में कोर्स था। तो वो जो उनकी एक्यूरेसी, सब उनके कपबोर्ड में वो बोलेंगे ना कि लेफ्ट हैंड साइड पर पीछे की तरफ ये चीज़ पड़ी है, तो हम अंधेरे में भी हाथ डाले तो भी वो चीज़ मिल जाती। कपड़े वगैरह अच्छी तरह से, वो मैंने उनसे सीखा। मैंने तीसरी चौथी में था, तब से आज तक अपने कपड़े मैं धोता हूँ, प्रेस भी मैं करता हूँ, कभी बटन टूट जाए तो बटन भी मैं सुधा को आज कभी कुछ नहीं करना पड़ता। ये सब पापा के टाइम से चला रहा है। हाँ, तो उनसे मैंने ये सीखा कि अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा खुद करो। पापा से डर लगता था कि आप वो दोस्त की तरह थे? वो बहुत दोस्ती भरा रिलेशन था। वही मेरा बेटियों के साथ था, और मजाक तो घर में करता रहता, तो सुधा किसी को बोलती मुझे तीन बेटियां और एक मस्तीखोर लड़का है। तो ऐसा मजेदार ये था। बच्चों के साथ में कोई किस्सा ऐसा दरपेश आया हो जब आपका शादी हो गया, बच्चे भी आपके 3 बेटियां हैं आई थिंक? हाँ, तो उनके साथ में कैसा रहता है आपका? क्या कहते हैं आप उनसे? क्या उनके बच्चों को किस तरीके से क्या सिखाया उनको? नहीं, बच्चे वो जो फील्ड में है उनको उनके काम के बारे में मैं पूछता रहता और एनकरेज करता रहता।
मेरी बेटी का बेटा है, वो छोटा था, तो 3 साल का हुआ तब तक बोलता नहीं, हूँ ऐसा बोल, फिर एकदम बोलने लगा तो बहुत बोलने लगा। तो वो जोक कहता, तो जोक थे ना, उस टाइम 5-6 साल का था, तो जोक उसको भी पता नहीं चलता कि ये इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो एक दिन मैंने बोला, तनय तेरा जोक पूरा हो जाए ना तो बोलना, फिर हम सब हंसेंगे। तो उसने बोला हाँ नानू बोलेंगे। और फिर तब से वो कहने, नानू जोक पूरा हो गया, फिर हम जोर जोर से ताली। तो ये मतलब पापा भी ऐसा करते थे आपके साथ में? पापा है ना हमारे, कुछ भी नया जोक सुने न तो घर में सुनाते थे। अच्छा। तो हमारे सब भाई बहनों सब इस तरह कुछ भी नया सुनेंगे न तो एक्सचेंज करते रहते, मुझे अच्छा ये करते। क्योंकि उस जमाने में तो पापा का एक खौफ, नहीं रिस्पेक्ट नहीं रहता था कि नहीं, रिस्पेक्ट खौफ था लेकिन खौफ नहीं था बिल्कुल। तो मम्मी के साथ कैसा था? मम्मी के साथ तो बहुत, उनका बहुत मैं यादें असिस्टेंट था। हाँ, घर में कुछ भी काम है तो वो मुझे ही बोलती। दूसरे 2 भाई थे, उनको नहीं बोलेगी, 2 बहनें थी उनको नहीं, लेकिन पहले मुझे बोलेगी, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं करेक्ट काम करूँगा। और मम्मी को हेल्प करते करते कालूपुरा में ऐसा हो गया, तभी तो ये कैटरिंग सिस्टम नहीं थी, रसोईया बुलाते शादी ब्याह में और वो खाना पकाता और ये होता, तो सब्जी लाने का काम मेरा रहता। अच्छा, बड़े और बड़े हाँ, बड़े उसमें मार्केट से वो और उसको असिस्ट करना, और उसको ताकीदे रहती कि आखिरी, नहीं तो वो क्या करते पका के निकल जाते, तो उनको बोलता आखिरी आदमी खाएगा ना वहाँ तक सब गरम मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो टाइट रखता था उनको बराबर। तो वो भी सब जितने 5-6 रसोई थे सब अच्छी तरह सर्विस देते थे। सतारा की कुछ यादें हैं? सतारा की नहीं, कुछ मैं 9 महीने का था तब सतारा छूट गया। छोड़ दिया। सतारा का उसके कुछ बाद ही। सीधे आप गोधरा आ गए। लेकिन सतारा की एक सुनी हुई बात है मदर से, कि ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी वो रावण के युद्ध में मूर्छित हो गए थे, तो वैद्य ने बोला कि हिमालय पर ये औषधि होती है फलानी फलानी जगह। तो हनुमान जी गए, उनको समझ में नहीं आया तो पहाड़ी उठा के लाए, तो उसमें से एक टुकड़ा गिरा और सतारा, अच्छा। सतारा के पास। तो ऐसा कहते कि वो पहाड़ पर बहुत औषधि वनस्पति है। तो पिताजी की बड़ी बहन की लड़की आई थी, उसको आँख में वो वाइट सेंटर में हो गया था, उसकी वजह से एक आँख में, तो वो आँख से वो देख नहीं सकती थी। और तभी के जो आई स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बोला ये तो लाइफ टाइम रहेगा, ये निकल नहीं सकता। तो जो प्यून था वो बोले मैं ठीक कर दूंगा, तो वो कुछ वनस्पति लाया। अच्छा। तो राइट आँख में थी ना, तो लेफ्ट अंगूठे को वो घिस घिस किया उसने। 15-20 दिन के बाद वो कमती कमती होने लगा, महीने बाद तो पूरा निकल गया। अरे वाह। तो ये होता है, हम नेचर वॉक में भी जाते हैं तो बहुत सारा ऐसी औषधि वनस्पति देखते हैं, तो ये होता है कि इसका ट्रायल्स हो और उसका, क्योंकि आजकल तो हर एक प्रूफ मांगता है, तो उसका कुछ अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो और उसका रिकॉर्ड हो और उसका लोगों तक वो ये पहुँचे। एक वनस्पति है, उसको भोय रिंगणी कहते हैं, इमली जैसे पत्ते होते हैं लेकिन पीछे की तरफ छोटे छोटे फल रहते हैं। तो मेरी एक दोस्त है देहरादून में, वो हिमालय ड्रग्स को उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के देती है। अच्छा। जो लिव 52 नाम से बेचा जाता है। तो जॉन्डिस होता है उस पर वो दवा देते हैं। तो हमारे साथ एक सुवर्णा मैडम थी, तो उसके पड़ोस में किसी को सीवियर जॉन्डिस हो गया और हॉस्पिटल ले गए, तो उसने बोला 2-3 दिन का मेहमान है, कुछ नहीं हो सकता है, ले जाओ कर। तो उसको पता चला, तो उसने बोला इसका रस निकाला और उसको दिन में 4 बार 1-1 चम्मच पिलाया। तीसरे दिन काफ़ी स्वस्थ हो गया, चौथे दिन उसको डॉक्टर के पास ले गए,
तो 60% इम्प्रूवमेंट थी। हम्म, तो डॉक्टर ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। हम्म, तो ऐसी सब दवाइयाँ हैं, हम्म, उसका रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से होना चाहिए। होना जरूरी है। क्योंकि क्या है, एलोपैथी में एक फॉर एग्जांपल कि ऐसा कहते हैं कि भाई तुलसी में कुछ कंटेंट्स है जो जुकाम को मिटाते हैं, हम्म, तो वो क्या करते हैं, उतना एक्सट्रैक्ट करके वो दे दिया, वो एलोपैथी हो गई। हम्म, आयुर्वेदिक में क्या है, वो पूरा का पूरा देते हैं, क्योंकि क्या है, उसके साथ दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको बैलेंस रखते हैं। जब आपने एक ही दिया तो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ओह, right, तो वो पूरा का पूरा रस देने से तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो वो कम होती होगा। नहीं। हाँ, तो ये सब अच्छी तरह से स्टडी हो के, रिकॉर्डिंग हो के पॉपुलराइज होना चाहिए, जरूरी। लोग क्या होता है, सब तरफ से थक जाते हैं ना, हम्म, फिर आयुर्वेद की तरफ जाते हैं या होम्योपैथी, लेकिन है लास्ट में। हाँ लास्ट में जाते, थक हार के जाते, वो गलत है। दूसरा सवाल ये कि आपको ये पर्यावरण का शौक वैसे सबको होना चाहिए, हाँ, लेकिन किन्हीं किन्हीं को होता है, तो आपको कहाँ से लगा, ये कैसे शुरू हुआ? तो देखिए, पिताजी पहले हम सूरत में थे ना, हम्म, सूरत से गोधरा है, हम्म, तो जितने गमले थे वो हम्म, पिताजी ने बोला नहीं, ये ट्रक में लोड करके गोधरा जाए। अरे वाह, तो वो लोगों ने बोला कि अरे वहाँ नए ले लेना, नहीं नहीं, इसके साथ हमारी अटैचमेंट है, गोधरा लेके। गोधरा से बड़ौदा भी वो सब प्लांट्स है। हम्म, फिर उससे लगाव बढ़ने लगा, सब जानकारी, फिर जो एक्सपर्ट्स है उनसे जानकारी, वो तो स्वभाव ही है। अभी मैं जो बिजनेस करता हूँ उसमें जिसका मुझे कोई कंसर्न नहीं है, वैसा कोई मशीन जीआईडीसी में आता है तो मैं पहचान निकाल के वहाँ जाता हूँ, और वो मशीन का स्पेशलिटी क्या है, क्या काम हो सकता है, वो सब जानकारी मैं लेता हूँ। तो लेटेस्ट ये इंफॉर्मेशन हम्म, रखना, हम्म, एक अभी 5 एक साल से 3D प्रिंटर आया है। हम्म, 3D प्रिंटर तो ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ उसमें रख दो तो उसकी नकल करके वो आपको 15 मिनट 20 मिनट में देता है। जो मशीन पर बनाना वो उसके लिए 2 3 दिन भी लग सकते हैं। तो राइट, ट्रायल एंड एरर करने के लिए अगर आप ड्राइंग रख दो तो ड्राइंग के हिसाब से बन के हम्म, अभी तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में तो 3D प्रिंटर से मकान बनते हैं, ग्राउंड फ्लोर का मकान बनता है, वो हफ्ते के अंदर तो रहने लायक उनको दे देते हैं, हफ्ते अरे भर वाह, में हो जाता है मकान तैयार। हम्म, तो ऐसी मशीन आ गई। हाँ, ऐसी मशीन आ गई, कुछ भी कोई भी ऑड चीज़ है, कोई भी ऑड शेप है हम्म, तो फट से बन के आती है। उसमें एक प्लास्टिक में बन के आती है, दूसरे मेटल से बनती है। हम्म, तो दोनों में से जो भी चाहिए उस तरह की मशीन। और यहाँ पर जर्मन कोलैबोरेशन में यहाँ बड़ौदा में मशीन बनती है ऐसी, अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने एक बिल्डर को बोला कि 3D प्रिंटर मालूम है? हम्म, तो बोले हाँ, वो जेरोक्स मशीन है ना, उसमें 3D, थ्री दिखा, डायमेंशनल प्रिंटिंग। हम्म, तो वो उसका कंसर्न था, उसको जानकारी होनी चाहिए थी कि 3D हम्म, प्रिंटर से क्या होता है। हम्म, जब मेरा कंसर्न नहीं है, मैं हम्म, कोई बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन, तो मज़ा आती है उसको जानकारी लेने में। हम्म, पूना में एक कॉन्फ्रेंस में गया था साइंस की, हम्म, तो क्या हुआ कि वहाँ का एक अ, सीनियर आदमी था, उस मुझे मेरे साथ डेप्यूट कर दिया हम्म, कि मेरी रहने की ये सब चीज़ें बराबर, खातिर बराबर हो, वो देखे, मेरे साथ ही रहता है। तो कोई मेडिकल टर्म्स में बातें करता है तो मैं वो बातें करता हूँ, हम्म, इंजीनियरिंग की करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग करता हूँ, सब अलग अलग, आर्टिस्ट की भी बात करता हूँ, आर्ट। हम्म, तो उसने दूसरे दिन मुझे पूछा, सर आपका आपके पढ़ाई करते क्या किस हैं? में की? मैंने बोला क्यों ऐसा पूछते हो? हम्म, नहीं, मैं देखा कि आप जो सामने वाला था उसमें अच्छी तरह से बात कर लेते। हम्म, मैंने बोला ये सब इंटरेस्ट लेके सीखा है मैंने। हम्म, तो और नया मैं सीखता रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उसमें भी कुछ नया मुझे हम्म, सीखने मिलता है।
आपका उस समय का जो वो खुला बचपन था, आज की पीढ़ी के बचपन से कितना अलग लगता है। अभी बच्चों का बचपन मर गया है। हुँ, हमारे टाइम 11 से 5 स्कूल होती थी, हुँ, तो 5 बजे के बाद भी खेल सकते थे, हुँ, सुबह 11 बजे तक खेलते थे अच्छा, और ट्यूशन तो नाम ही नहीं था, हुँ, ट्यूशन का नाम ही नहीं था। कोई ट्यूशन करता तो वो सब छुप के जाता टीचर के यहाँ। हुँ, मुझे याद है कि मैं 8th में था, तभी चाइना ने एटम बम का टेस्ट किया था और उसकी सब डस्ट है ना, वो भारत पर गिरी थी और तभी घर-घर में फ्लू की बीमारी हो गई थी। 8 दिन भूखा अच्छा, रहता, हुँ, बॉडी पेन होता, तो गवर्नमेंट तरफ से टैबलेट दे के जाते, हुँ, तो सुबह शाम लेने की, सो रहने का, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर सकते थे, इतना बॉडी पेन होता था। तो वो 8-10 दिन मैं स्कूल नहीं जा सका और उसके बाद एकदम एग्ज़ाम रही। हुँ, तो मैं फ़ेल हो गया मैथमेटिक्स में। हुँ, हुँ, मैथमेटिक्स तो मेरा प्राइम सब्जेक्ट था। जी, अभी भी कितनी गिनती ज़बानी मैं कर लेता हूँ, हुँ, तो मज़ेदार है ये। तो वो हमारे भट्ट सर थे, हुँ, उन्होंने बोला कि तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, फ़ेल होगा ना, तो दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लहरीपुरा जाके कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तू होशियार है, तो ऐसा क्यों हुआ? हुँ, मैंने बोला सर ऐसा हुआ और पेपर का 80% वो 10 दिन में जो पढ़ा है ना, वही आया था। तो अच्छा, मैं तो था ही नहीं स्कूल में। हुँ, मैंने बोला कुछ नहीं, कल से तू मेरे यहाँ आ जा। 10 ट्यूशन बजे आ जा, हुँ, 11 बजे स्कूल है, 10 बजे आ जा। तो मैंने शर्माते बोला सर हमारी कंडीशन नहीं कि हम ट्यूशन फ़ी दे सकें। हुँ, बोले मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तू वीक है इसलिए बुलाता हूँ, ट्यूशन नहीं, मैं कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा, मुझे यहाँ पगार मिलता है, वो बहुत है, मैं पढ़ाने का पैसा नहीं ले। फिर उन्होंने मुझे 10 दिन बुलाया, बोला ठीक है अभी आ गया, कल से नहीं आना। तो ऐसे शिक्षक थे। एक और थे आरजे शाह, जी, वो भी मैथमेटिक्स पढ़ाते और मैं उनका बहुत प्यारा था। वो बोर्ड पर कुछ सवाल लिखते हैं ना, मैं जवाब दे देता। हुँ, हुँ, तो बोलता है पीछे देख के बोलता है, हुँ, पहली बार। मैंने बोला नहीं सर मुझे आता है। तूने दूसरा कुछ लिखा, बोल। मैंने फट से जवाब दिया। 2-3 एग्ज़ाम्पल लिखे ना, मैंने फट से जवाब दिया, तो बहुत खुश हो गए। अरे कैसा? तो मैंने बोला बस पता नहीं मुझे आता है ऐसा। 30-40 साल गुज़र गए। हुँ, मेरे यहाँ एक लड़का आया था, उसको बाहर गाँव से हमारे यहाँ रहने वाला था और उसको मैथमेटिक्स में वीक था हुँ, और गुजराती मीडियम में पढ़ा। तो मैंने बोला मेरे सर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनके यहाँ जाएँगे। कौन से एरिया में रहते हैं मालूम है, हम जाके ढूँढेंगे। तो जयरत्न बिल्डिंग के सामने वाली गली में स्कूल के हुँ, प्राइमरी स्कूल को लगकर गली थी, उसमें गए। उधर एक आदमी खड़ा था, उसको पूछा, "आरजे शाह साहब कहाँ रहे जी?" तो उसने बोला, "आरजे शाह मतलब?" तो मैंने बोला, "रमन लाल जेठालाल शाह।" अरे! तो वो ऊपर ही थे, "अरे अरुण, हुँ, मैंने खोड़ा जा, अभी जा, अभी जा।" हुँ, हुँ, वो हुँ, इतने खुश हो गए, "मेरा नाम अभी पूरा याद है तुझे?" हुँ, तो ये पता नहीं भगवान की देन है। और मज़े की बात है ये कि जो इतने सारे स्टोरी बुक्स पढ़े ना, हुँ, तो कोई इंसिडेंट बन जाता है ना, तो उस टाइम मुझे वो कहानी याद आ जाती है। मैं फट से बताता हूँ, मज़े आती है। लोग भी एन्जॉय करते हैं, मुझे भी आनंद होता है कि वो टाइम पे। हुँ। तो स्कूल की यादें आपने हमसे शेयर तो की हैं, लेकिन फिर भी स्कूल की यादें भी अजीब होती हैं। आपने कहा अब जैसे शाह साहब का नाम तो कुछ शिक्षक याद रह जाते हैं और कुछ घटनाएँ ज़िंदगी भर साथ चलती हैं। तो पढ़ाई करते समय कोई ऐसा शिक्षक या सहपाठी या फिर कोई घटना जो आपके दिल के करीब हो, हमें बताएँ? ऐसा है कि पढ़ने का तो मुझे शौक था ही। हुँ, स्कूल में बहुत सारे मैगज़ीन, अखबार आते थे, हुँ, लेकिन हमको पढ़ने, स्टूडेंट्स को पढ़ने मिलते ही नहीं थे। अच्छा, तो मैं एक दिन सीधा प्रिंसिपल के ऑफ़िस में चला गया। हुँ,
और प्रिंसिपल तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, सब डरते थे, हम्म, लेकिन मैं कभी किसी से डरा नहीं। हम्म, और वो ही रिस्पेक्ट से ही बात की है, हम्म, किसी से ऐसा नहीं किया, एरोगेंटली बात नहीं किया, हम्म, रिस्पेक्टली बात की। तो उनको बोला, सर ये मैगजीन और न्यूज़पेपर हमको क्यों नहीं मिलते? हम्म, वो सब टीचर रूम में ही पड़े रहते हैं, हम्म, तू जिम्मेवारी लेता है? हम्म, तो मैंने बोला हाँ, मैं रिसेस में वो स्टेज है वहाँ पर रखूँगा और रिसेस पूरी होती वापस कर दूँगा। हम्म, तो उन्होंने चपरासी को बुलाया, कल से इसको सब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन मिलेंगे। हम्म, रिसेस का बेल बजाता है ना, उसके पहले इकट्ठा करके रख रहे हैं। ये हम्म। आएगा, ले जाएगा और वापस दे जाएगा, फिर टीचर रूम में। अरे वाह, ये तो अच्छी तो सिस्टम। उसमें सब खुश हो गए। हम्म, दूसरा एक इंसिडेंट है मेरा, लाइफ टाइम याद रहे ऐसा है। हम्म, जब एसएससी, तभी तो 11वीं एसएससी, तभी हम्म, तो मैं हाइट में बहुत छोटा था, हम्म, 4 फुट 10 इंच हाइट थी। हम्म, और उस टाइम क्या हुआ कि जनवरी फरवरी में मेरे ब्रदर को टाइफाइड हुआ और फिर पलटा टाइफाइड। तो हम्म, 2 महीने वो बीमार रहे। पिताजी बाहर गाँव रहते थे, इधर मदर और मैं उनको अटेंड करते। हम्म, और मार्च में तो एग्ज़ाम थी। मा जनवरी फरवरी उनको अटेंड करने में टाइम गया। और जब एसएससी का रिज़ल्ट आया ना, तो मैं फेल डिक्लेयर हुआ है। अच्छा। तो सबको ये लगा कि भाई को अटेंड करने में ऐसा हुआ होगा। तो एक्चुअल क्या था, हम टेक्निकल सब्जेक्ट लिए थे, हम्म, तो मेरे 9 सब्जेक्ट होते थे। हम्म, तो एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं फेल होता था, तो टेक्निकली 8 सब्जेक्ट में तो मैं पास होता था। हम्म, 7 सब्जेक्ट कंपलसरी थे, तो मैं तो 8 में पास था, तो टेक्निकली वैसे भी मैं पास होता, लेकिन उन्होंने फेल डिक्लेयर कर दिया। हम्म, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। 1 महीने के बाद तभी पूना एसएससी बोर्ड था, हम्म। तो वहाँ से टेलीग्राम आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके मार्क 62 की जगह 26 लिखे गए अरे, और नाउ यू आर डिक्लेयर्ड एज ए पास। ऐसा भी होता है। हाँ, तो तभी पिताजी तो बाहर गाँव थे, अभी देखो अकल, हाँ उस टाइम जो हम्म, घर में सब काम करने की तो मैंने फ़ौरन वहाँ से उनको टेलीग्राम दिया हम्म, कि कॉलेज शुरू होकर 1 महीना हो गया, आप एक्सप्रेस डिलीवरी से कॉलेज के अथॉरिटीज़ पर लेटर लिखिए कि आपकी गलती थी और मैं पास हुआ और वो मुझे एडमिशन दे। हम्म, किसी को पूछा नहीं, मैंने अपने आप ये किया। हम्म, और तीसरे दिन तो उनका एक्सप्रेस डिलीवरी में लेटर, तभी बहुत ये थे, पोस्ट वाले हम्म, बहुत एफिशिएंट थे। हम्म, तीसरे दिन लेटर आ गए, मैं लेकर पॉलिटेक्निक पहुंचा। तो प्रिंसिपल थे CH खाडिलकर। हम्म, तो उनको बताया कि ये सब ऐसा हुआ है। तो बोले 1 महीना हो गया है, इतना देरी से क्यों है? मैंने बोला साहब अभी मैं परसों ही डिक्लेयर हुआ हूँ पास, हम्म, एक्चुअली मैं फेल नहीं था, पास उनकी गलती है। हम्म, तो उन्होंने बोला बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट ईयर। हम्म, तो मुझे जाने को बोला। मैं बाहर निकला तो उनके दरवाजे के सामने ही हमको कला भवन में मशीन ड्राइंग पढ़ाने वाले VN साठे साहब थे। तो उन्होंने बोला क्यों कॉलेज नहीं आता? फिर मैंने बताया सब। तो बोले अब क्या करेगा? बोला साहब ये CH खाडिलकर है, उनके ऊपर भी कोई होगा ना। देखिए इतने हम्म, आज के बच्चों में ये ये नहीं है, हाँ। आना मुश्किल है। हम्म, तो उन्होंने बोला वैसे तो यूनिवर्सिटी के ऊपर तो वाइस चांसलर होते हैं, लेकिन वो कभी मीटिंग होती था तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रो वाइस चांसलर देखते हैं। हम्म, तो मैंने बोला कौन है? तो बोले चतुर भाई पटेल। हम्म, कहाँ बैठते हैं? ये पॉलिटेक्निक के सामने है ना वो वाइट हाउस, हम्म, वहाँ पर उनका ऑफिस है। मैं हम्म, वहाँ से चला गया, उनका सेक्रेटरी बैठा था, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है। तो बोले 1 महीने के बाद फिर वो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस बताया उनको। हम्म, बोले इंटरेस्टिंग है, हम्म, साहब को मिलने के लिए ठीक है। एक इतना सा कागज़ का टुकड़ा दिया, तेरा नाम और काम लिख। मैंने लिखा अरुण मजुमदार फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक। वो ले गया, कुछ साइन भी करा के आए।
बोले सर बुलाते हैं तुम। तो वो चतुरभाई पटेल मुझे बोला કેમ આટલું મોડો કેમ આવ્યો? फिर मैंने सब एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उन्होंने सब कॉरेस्पॉन्डेंट बोले बहुत लकी है तो वो चिट्ठी जिस पर लिखा था मैंने अरुण मुजुमदार फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, उसके नीचे उन्होंने लिखा मिस्टर खाडिलकर प्लीज एडमिट दिस बॉय, और नीचे साइन कर दी वही छोटी चिट्ठी पर। बोले जा तुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं लेके फिर से खाडिलकर साहब के पास, वो बोले इतनी बड़ी पहचान है तो तूने बोला नहीं पहले से? मैंने बोला साहब पहचान कुछ नहीं, उन्होंने मेरा केस सुना अच्छी तरह से और उन्होंने ये आपको लिखा, आपने मुझे सुना ही नहीं, बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट ईयर कह दिया। फिर ये 156 रुपीज़ भर दो। तभी तो घर में पिताजी 200 रुपये बेचते थे गोधरा से, तो पूरा अनाज बिनाज सब करके 85 रुपये थे। तो फिर मैं वो लाइब्रेरी वाली मौसी है ना उसके पास गया, उसके हस्बैंड पास में बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैंने बोला मौसी मुझे 156 रुपये चाहिए। तो बोले 160 क्यों नहीं? मैंने बोला 156 ही भरने के, ऐसा ऐसा हुआ है, वापस तो देगा ना? वो मजाक में पूछती। मैंने बोला मौसी तेरा भाई मैं खा जाऊँगा तो तुझे खुशी होगी कि मैंने खाया तेरा। तो उसने चिट्ठी लिख दी हस्बैंड को, जा उधर से पैसा मिलेगा। तो सब हो जाने के बाद पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन आज के कोई डेयरिंग कर सकता है ऐसा? आज के जो बच्चे हैं वो बहुत पैम्पर्ड किए हुए हैं, बहुत पैम्पर्ड। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उनको? नहीं उसको इंडिपेंडेंट देखिए, हमने हमारी बेटियां बड़ी की ना, तो उनको हर एक चीज़ में वो कर सकती है ना, उसके लिए फ्रीडम दिया। पीछे वॉच भी रखा कि वो जाती है तो ठीक से जाती है। जैसे रचना थी डांसिंग क्लास में जाती थी, तो 5 साल की थी, तो वहाँ से निकल कर वो मध्यवर्ती स्कूल के पास रोड क्रॉस करना पड़ता उसको, और फिर वो मधुबई का ये था म्यूज़िक कॉलेज के पास डांसिंग क्लास, तो वहाँ जाती, फिर तो फुटपाथ पर जाती। लेकिन देखा मैंने कि ट्रैफिक है, तो उसने एक जेंटलमैन को रोका, अंकल मुझे रोड क्रॉस करवा दो ना। 2-3 बार देखा, फिर देखा कि शी कैन मैनेज। तो ऐसा हर एक को क्या है कि एबिलिटीज़ इनहेरेंट होती है बच्चों को, आप उनको मौका दे के देखो तो वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक लेटर आया जिसमें चेक था, रजिस्टर आईडी था, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया, तभी क्वालिटी सर्कल की ऑफिस घर से चलती थी। अच्छा। दांडिया बाजार बड़ौदा। तो मेरी माँ थी घर पर और सबसे छोटी बेटी जो आज लंदन है, वो तभी फर्स्ट में थी। तो उसने पोस्टमैन को बोला ये हमारा नहीं है, इसमें 12 सरगम अपार्टमेंट पिरामिता रोड कहाँ लिखा है, ये दूसरा क्वालिटी सर्कल का कोई ऑफिस हो सकता है। तो शाम को घर आए तो मदर ने बोला कि अरे तेरी बेटी बहुत चंट है, उसने तो उसको भगा दिया और तुम्हारा लेटर था लेने नहीं दिया, मुझे भी लेने नहीं दिया। तो उसको पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब नरेट किया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो सुदन बोला अरे उसमें चेक था, कुछ मेंबरशिप था, ये तो अभी कैसे ही करें? तो बोले कोई वादा नहीं, मैंने उसका नाम लिख लिया है और वो कहाँ मिलेगा, कितने बजे मिलेगा वो भी लिख लिया है। अच्छा। सी फर्स्ट में पढ़ने वाली लड़की इतना है। तो बोले तू मुझे लेटर लिख के दे तेरे लेटर हेड पर, तो कल मैं जाऊंगी और लेके आऊँगी। वो जाके आई, उसको बोला कि तू लेके आई तो गिर नहीं गया? नहीं, मैं वो कंधे पर लटकाने वाली बैग ले गई, उसको चेन वाली थी, उसमें चेन में कर डाला और चेन बंद करके ले गई। तो ये फ्रीडम देने के बाद ये बेटियां हैं ना, तीनों पढ़ी ना, तो कभी कॉलेज में एडमिशन के लिए हमको नहीं जाना पड़ा। खाली छोटी जो आर्किटेक्ट उससे कंपटीशन में जो एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो अहमदाबाद में, तो खाली पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए उसके लिए मुझे जाना पड़ा। बाकी
बड़ी लड़की बीएससी एमएससी ये बी इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, ये बीच वाली बीकॉम हुई, एमएसडब्ल्यू सब्जेक्ट। तो अपने आप एडमिशन सब जगह, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आजकल पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं होता। राइट राइट। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो, थोड़े टाइम फॉलो अप करो उसके पीछे कि वो राइट वे में जाते हैं कि नहीं। तो क्या है उससे। चलिए एक थोड़ी घर से जुड़ी हुई बात करता हूँ। आपकी तीनों तीन बेटियां ही हैं, आपके बेटा बेटा है नहीं है, नहीं है। बेटियां हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि बेटा होना चाहिए था? अभी 3 बेटियां है ना, तो 6 बेटे जैसी है। वो तो हर एक फील्ड में सब मास्टर्स ही है, सब अच्छी तरह से ये किया। तो बेटा हो या बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कभी महसूस नहीं किया। वो बड़ी बेटी हमारे बेटे जैसी ही है, ये छोटी है वो तो गुजरात की तरफ से हॉकी भी खेल चुकी है। और वो जो हॉकी खेली तभी जम्मू में उनका ये था, स्टेट वाइज चैम्पियनशिप थी। तो पहले ही दिन पहली मैच ओपनिंग की हुई, तभी स्टेडियम में बम डाला गया था। तभी तो ये बहुत चलता था वहाँ पर। तो उनकी बस उनको ले जाती ठिकाने पर, तो ऊपर गनमैन रहते थे खिड़कियों में और ये सबको नीचे बिठा के ले जाते थे। उसमें वो रनर्स अप रहे। तो जब से ये हॉकी की चैम्पियनशिप हुई है लड़कियों की स्कूल लेवल पर, उसमें आज तक गुजरात का फर्स्ट 3 में एक ही बार रनर अप हुए, वही नंबर आया, बाकी कभी नहीं है। तो बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छा खेले वो लोग। बेटियों और बेटे के कंपैरिजन में जो समाज में एक दूषण है, एक खराब सोच है कि नहीं बेटा तो होना ही चाहिए, तो आपकी तीनों बेटियां तीनों प्यारी हैं, पर उसमें से ज़्यादा प्यारे कौन से हैं? ऐसा क्या होता है कि हर एक में कुछ स्पेशलिटी है, तो वो उसकी जो स्पेशलिटी है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो उस बात से प्यारी। जैसे आपको बोले कि कौन सा एक्टर अच्छा है, तो कौन सा एक्टर अच्छा नहीं कि कौन से फिल्म में उसने एक्टिंग अच्छी की है। तो वैसा है कि राजेश खन्ना बावर्ची में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो वो अच्छा है। संजीव कुमार तो उसने फलानी पिक्चर में बहुत अच्छी की। तो ओवरऑल वो अच्छा है ऐसी बात नहीं, उसने कहा है। वैसा ये बेटियों का है कि हर एक अपने अपने फील्ड में होशियार है। छोटी बेटी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब फैमिली होती है, जैसे भी आपने कहा कि हम भाई थे, भाई बहन थे, तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे भी आपसे पूछो कि आपके कितने भाई बहन थे आप? मेरे और 2 भाई है, 2 और भाई हैं। 2 बहनें थी। 2 बहनें अभी नहीं है, एक बड़े है और एक छोटे है। उसमें ऐसा होता था कि कोई बच्चा माँ बाप का प्यारा होता है चारों पांचों में, और मतलब आपस में ईर्ष्या भी होती है कि जो आप उसी सबसे से। छोटा होता है वो ज़्यादा प्यारा होता है। तो आप सबसे छोटे थे कि बड़े? नॉर्मली। आप सबसे छोटे थे या बड़े थे? मैं बीच वाला, बीच वाला, तो बीच वालों तो का इधर से भी लटक गए उधर से भी लटक गए। मतलब बीच वालों को मध्यम ही प्यार मिलता है। हाँ, सुधा भी बीच वाली है। अच्छा। हाँ, तो दोनों बीच वाले। तो सुधा मैम के साथ में कोई ऐसा किस्सा बना हो जो जो आपको याद रह गया हो, शादी के बाद या शादी के वक्त? कैसे पसंद किया था उनको? मेरी माँ कहती है कि मैंने, तभी तो हमारे में महाराष्ट्रीयन लोगों में लड़की देखने का रिवाज था। लड़की के यहाँ जाते या वो आते थे। तो मैंने करीब 108 लड़कियां देखी थी। अच्छा, नंबर भी 108 है। मदर बोलती है उसने 108। तो मैं क्या चाहता था कि कुछ समाज में कुछ करने के इच्छा वाली हो, जो रूटीन काम करने वाले हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कुछ अलग हटके ये करने वाले। तो सुधा एक तो इंजीनियर हुई थी, हम एक ही कॉलेज में पढ़े, लेकिन वो फाइनल ईयर करती थी तभी मैं मैकेनिकल करता था। अच्छा। लेकिन कभी हम कॉलेज में नहीं मिले।
वो इंडस्ट्री भी, अपने भाई की इंडस्ट्री भी संभालती थी। तो बस पसंद आ गए। और उसने पूछा मुझे कि आपने मेरे में क्या देखा। तो मैंने बोला देखो, रूप है ना, रूप कुछ साल तक होता है जी। लेकिन जो गुण है ना, संस्कार है, वो आखिर तक रहते। तो मैंने तुम्हारे गुण देख के तुम्हें पसंद किया, तो खुश हो गई। मतलब उन्होंने तो आपसे पूछा, ये यही चीज़ है, उनसे पूछी किसी ने? ये तो नहीं मालूम। जब अरेंज मैरिज होता है हाँ, तो उस वक्त प्यार हो जाता है कि प्यार बाद में होता है? रहते रहते हो जाता है। मतलब शुरुआत में तो हाँ सिर्फ एक जान पहचानी रहती है। हाँ, शुरू में जान पहचान रहती है। बचपन में जैसे आपने तो कहा कि आप तो किसी से डरते नहीं थे, बराबर। पर एक चीज़ और होती है कि बच्चे छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं हाँ, और उनको पता नहीं चलता कि क्या है, उनको बराबर। इतना बड़ा पाप नहीं लगता। तो आपका जो बचपन कैसा था? मतलब आप भी उसी प्रकार के थे या 50-50 नहीं, क्या सच ही सिंपल बोलते था। थे? मतलब कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात मैंने झूठ बोली थी मदर से, हम्म। किसी को पता नहीं था। साइकिल सीख रहा था हम्म। और ग्राउंड पर गोदरा में। हम्म। तो तभी पता है, वो एक सोडा बोतल थी, वो लखोटी हाँ, चुई जो करके आवाज आता था। तो वो बहुत थिक ग्लास होता है। हम्म। तो एक पड़ा था, वो यहाँ घुटन में लग गया मुझे, ओ। और करीब दो एक इंच जितना जख्म हो गया था। अब मैं घर पर बताऊं ना, हम्म। तो क्या है कि मुझे खेलने नहीं जाने देंगे। हम्म। और उस टाइम दवा क्या थी, उधर जो लगा ना, तो मिट्टी ऐसे छन के ली, हम्म। और जो एकदम फाइन मिट्टी थी वो दबा दी। अरे। अभी तो लोग बोलते हैं कि अरे एंटीसेप्टिक हो जाएगा, इंजेक्शन लो, लेकिन हम तो वो मिट्टी लगा के ही सब जख्म ठीक किए। ठीक हो गया? हाँ हाँ, अभी भी जख्म है, हम्म। उसको महीना लगा ठीक होने में। हम्म। लेकिन मैं उस टाइम पायजामा पहन के खेलने जाता, तो हम्म। मदर को पता नहीं चले कि, पिताजी को पता नहीं चले कि जख्म हम्म। हुई है। तो वो ठीक होने तक मैंने छुपाया, कभी बताया नहीं, हम्म। क्योंकि फिर खेलने पर रोक आ जाती। हम्म। तो ऐसा था। आपने अपने शौक के लिए झूठ बोला। हाँ, शौक के लिए जो। आप जो देख रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें ज़िंदगी की। उसमें हम बात कर रहे हैं अरुण मजूमदार जी से। तो मैं उनसे अगर पूछूं कि आपके घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला था या खेल कूद वाला, उस समय पढ़ी गई किताबों ने आपके व्यक्तित्व सोच को बदलने में कोई भूमिका निभाई थी? वही सवाल है जो पहले किया था मैंने। किताबों ने हम्म। नहीं, मैंने बोला ना कि ऐसा कि हम्म। हर एक उसमें से कुछ कुछ जो हम्म। खुद को सूट होता है हम्म। वो लेते गए। मैं ज़्यादा इम्प्रेस हुआ रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। हम्म। वो इंग्लिश में भी पढ़ी मैंने, हिंदी में भी पढ़ी, ट्रांसलेट की, और मराठी में भी पढ़ी। हम्म। लेकिन इंग्लिश वाली ओरिजिनल है, तो हम्म। जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। दो लाइनें ऐसी है हम्म। कि भगवान फूल देता है, फूल उगाता है, हम्म। और आपसे जीत लेता है। अच्छा। वही फूल अपने लिए जीत लेता कितनी बड़ी बात है। है। हाँ हम लोग ऐसे ही चरणों में फूल चढ़ाते हैं हाँ। उनके, भगवान के। तो और पहले। एक ऐसा, ये जो नदी का किनारा है, हम्म। वो समुंदर की लहरें को बोलता है कि मैं तो तुझे अपना समा नहीं सकता, हम्म। अपने में समा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी जो पाँव की निशानी है, हम्म। लहरों की निशानी, हम्म। वो तो मेरे दिल में रखने दे। तो नजाकत भी है इसमें। तो हम्म। ऐसी बहुत सी कविता है, हम्म। मज़ेदार है। गीतांजलि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत beautiful। कविताओं से ज्यादा प्रभावित रहे अब? कविताओं से, लेखों से भी। हम्म। वो गम भी क्या जो हंसा न दे, हम्म। वो खुशी भी क्या जो रुला न दे। हम्म। गम बहुत होता है तो आदमी हंस पड़ता है, हंस देता है वो उसमें। और जो खुशी होते, खुशी के आंसू अलग होते, हम्म। खुशी के आंसू होते ना। तो ये मेरी वो कलेक्शन वाली डायरी में पहले पेज पर लिखा है हम्म। मैंने। ये लाइनें आप हाँ, ये आपको बहुत लाइन पसंद लिखी है। है। हाँ,
और सही बात है ये। बहुत सही बात। और कुछ याद आता है कभी कुछ पढ़ा हो या एक फिर? एक ऐसा है हम्म, कि उसमें लिखा हुआ है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। लोग कहते हैं कॉमन सेंस है, अरे हम्म, कॉमन सेंस, लेकिन वो कॉमनली नहीं है, सब में कॉमन सेंस नहीं होता है। हम्म, इट्स इट्स नॉट सो कॉमन, हम्म, कहते हैं कॉमन सेंस। हम्म। नाम कॉमन सेंस दे दिया उसका, हाँ, लेकिन वो लेकिन खास लोगों में कॉमन होते नहीं, हैं। कॉमन नहीं। चलिए, जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी कभी एक छोटी सी गलती या एक अप्रत्याशित घटना पूरी दिशा बदल देती है। तो कभी ऐसा हुआ था, उस घटना से आपको कुछ सिखाया हो, कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ में जिससे सीख मिली हो आपको कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने बिजनेस शुरू किया, हम्म, और जो एजेंसी ली थी उसमें ये था कि पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ से जो ऑर्डर हो गए हम्म, उस पर वो मुझे कमीशन देंगे, हम्म, मुझे खाली ऑर्डर बुक करने के। हम्म, तो ये जबानी चलता रहा, हम्म, और 1.5 साल के बाद वो जो प्रोपराइटर थे उनकी डेथ हो गई। हम्म, तो बाद में कुछ बड़े बड़े, 1-1.5 साल में तो मैं काफ़ी एस्टेब्लिश हो गया था, जी, तो अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। हम्म, तो उनके बेटे ने हाथ ऊपर कर दिया, मैंने उनसे लिख के लिया नहीं था ये, बोला अरे मैं बोलता हूँ ना। तो ये सीखा कि बिजनेस में अगर कुछ करना है तो लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बगैर। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया उसमें, और फिर मैंने लाइन छोड़ दी। लेकिन मुझे नुकसान भी ये हुआ, उन्होंने क्या किया, पहले तो मैं यहाँ से जो ऑर्डर उनको बेचता था हम्म, वो एग्जीक्यूटिव नहीं करते थे। हम्म, अभी आपसे ऑर्डर लेके भेजा तो आपके से एडवांस भी लिया है, हम्म, तो जो महीने में डिलीवरी करी 6-6 महीने तक डिलीवरी नहीं की। हम्म, तो उससे मैं यहाँ उनसे जो बिजनेस करता था हम्म, उस पर भी रुकावट आ गई। अच्छा, हाँ, और पैसा फंस गया पूरा, मुझे नौकरी करनी पड़ी बिजनेस छोड़ के। 18 साल नौकरी की, लेकिन उनसे कबूलियत की थी कि आपके पैरेलल कुछ भी नहीं करूँगा, और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहती थी मुझे, हम्म, स्पेशल अरेंजमेंट। वो कंपनी एकदम बंद हो गई थी, वहाँ से ऊपर उसको काफ़ी ऊंचाई पर पहुँचाया मैंने। हम्म, तो आज भी वो लोग याद करते हैं। अभी एक जर्मनी से मशीन आया था, तो उसका ओपनिंग के लिए मुझे बुलाया था, और सब बड़ी बड़ी कंपनियों के सीमेंस, हम्म, लार्सन टोब्रो, ऐसे सबके चीफ डायरेक्टर्स वगैरह सबको बुलाया था। तो उनसे पहचान करवाया कि इनकी वजह से आज ये कंपनी, तो इतना मान लिया बहुत है। मैं एक मजाकिया किस्सा कहूँगा हाँ, जो कहिए। मैंने ऑब्जर्व किया है, जी, बोलिए। फिर ख़त्म कीजिए। हाँ, संस्था वसात बाकर अलीवाड़ा, हम्म, वहाँ पर एक आयुर्वेदिक दवाखाना है, हम्म, और तभी वहाँ रविशंकर पुरोहित नाम के हम्म, वैद्य थे, वो बैठते थे। हम्म, और मेरी छोटी बहन, हम्म, वो आयुर्वेदिक किया तो उनको पढ़ाते थे आयुर्वेदिक कॉलेज में, पानीगेट कॉलेज हम्म, में। तो एक दिन सुधा को कुछ बुखार था, तो हम्म, मैं दवा लेने के लिए जा रहा था, हम्म, पैदल ही जा रहा था। हम्म, तो वो मुझे ब्राह्मण सभा हॉल के पास मिले। वो उनका क्या था, उनको चलने में तकलीफ थी, तो वो साइकिल पकड़ के चलते थे, साइकिल अच्छा, पर बैठते नहीं थे, हम्म, लेकिन साइकिल पकड़ के चलते थे। हाँ, हाँ, तो वो चलते थे, तो मुझे देखा, बोले क्या बात है, तो मैंने बोला सुधा को ऐसा हाँ चलो दवा दे देता हूँ। तो उतने में एक आदमी साइकिल पर से जंप मार के, साहब 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 साहब, वो इतना ये डेस्परेट था, चेहरे पर इतने भाव थे। हम्म, तो उन्होंने, वो एकदम शांत व्यक्ति थे, हम्म, उनके टेबल के चारों तरफ लोग खड़े हो, और सब पूछेंगे ना, एक साथ बोलेंगे तो भी एक एक को जवाब देंगे, कभी गुस्से नहीं होते, हम्म, ऐसे शांत व्यक्ति थे। तो उन्होंने बोला શું થયું भाई? तो उसने बोला कि वो नकली दांत છે ને, तो હું ગળી ગયો હું। तो उन्होंने बोला कई वांधो नहीं, 2-3 केळा खाई लो,
मैं गुजराती में बोलूँगा तो हाँ, जरा ये जो वो क्या है वो टच राइट, आता है। हाँ। 2-3 केळा खाई लो નીકળી જશે. પણ સાહેબ અત્યારે ખાઉં કે ઘેર જઈને ખાઉં? तो उसने बोला गमे त्यारे खाओ, वांधो नहीं। वो चला गया। उसको साइकिल पर बैठने नहीं आता था पैडल से, तो उसने वो पीछे के एक्सल को ऐसा एक्सटेंड किया था, उस पर पाँव रख के घोड़े पर बैठते न वैसे बैठ गया। वो चला गया। हम थोड़ा सा आगे गए तो फिर से आए और बोल सर साहब 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 પણ સાહેબ પેલા કેળા છાંટવાળા આવે છે એ ખાવું કે પીળા આવે છે એ ખાવું? તો उसने बोला કોઈ પણ ખાઓ, વાંધો નહીં, પણ સાહેબ શરદી થઈ જાય છે મને કેળા. તો કંઈ નહીં, પછી શરદીની દવા આપીશ. પણ સાહેબ પછી કેળા અત્યારે ખાવું પછી ખાવું? ગમે ત્યારે ખાઓ, ઘેર જઈને ખાઓ, વાંધો નહીં, સારું. आगे चल के गए थोड़ा सा, फिर से वो आदमी आया, साहब 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 साहब, फिर से सब क्वेश्चन रिपीट. और उसने बोला साहब 2 खाऊं के 3 खाऊं? तो सब क्वेश्चन, तब तो मेरा दिमाग चकरा गया था कि एक झापड़ लगा दूं इसको, लेकिन मैं भी शांत रहा, वो ही शांत है तो मैं भी. तो वो चला गया. फिर जैसे हम दवाखाने के पास पहुंचे ना, तो उसने साइकिल फेंक दी और बोला साहब साहब उभा रहो. थैली में से केले निकाले और बोले साहब आ केड़ा खाओ? तो उसने बोला हाँ खाओ. 2 खाओ के 3 खाओ? सब क्वेश्चन रिपीट. हाँ, सर्दी तो नहीं थी जाए? दवा આપીશું. फिर लास्ट क्वेश्चन उसने कहा कि साहब निकली जैसे मैंने केवी रीते खबर पड़શે? तो उसने बोला तुम 2 नंबर जाओगे ना तो ध्यान रखना, तो पता चल जाएगा. तो बोले साहब काले बताड़वा आवीश. तो उन्होंने बोला धोईने लावजो. धो के लाना. मतलब इतना क्यूरियोसिटी था वो दांत के लिए. हाँ, तो ऐसा मजेदार किस्सा, लेकिन उस टाइम हंसने का नहीं तो सीरियस बोलिए. बात थी. अब मैं ये कह रहा था कि किसी भी इंसान की यात्रा उसके जीवन साथी के बिना पूरी नहीं होती. आपका और सुधा जी का जो साथ है 50 साल से भी अधिक का है. बराबर. तो इतने लंबे वैवाहिक जीवन का राज क्या है दादा? एक बात है कि हम कभी झगड़ा नहीं किया करते, और दूसरा हम एक दूसरे के काम में हेल्प करते रहते, सपोर्ट करते, और एक दूसरे के को रिस्पेक्ट देते रहते. समाज में भी, घर में भी, बेटियों के बीच में भी, और हर जगह, ताकि एक दूसरे का सम्मान बना रहे. तो इसकी वजह से क्या है कि कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता. अगर है तो वो समझाती मुझे कि ये इस वजह से ऐसा करना जरूरी है, और अगर मुझे मेरे पास भी कोई पॉइंट हो तो वो भी डिस्कस करते, और फाइनली कोई कंक्लूजन पर आते कि ये करना ठीक है. तो इस तरह पूरा जीवन किसी से कैसा रिलेशन रखना, कितना बढ़ाना, कितना कम करना, ये सब इसके लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, समझदारी एक दूसरे के प्रति. किस टाइप की समझदारी? अगर मेरे एब्सेंस में भी कुछ सुधा ने डिसीजन ले लिया तो सही है, वही मुझे सही मानकर ही चलना चाहिए. या कोई बोले उन्होंने ऐसा किया तो हाँ बराबर किया. आपके जो डिसीजन होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं? हाँ, और मैं उनके डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ. तो इसलिए कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता. वही नहीं. हाँ, होता ही नहीं कभी झगड़ा. बहुत लोग पूछते हैं कि आपका झगड़ा क्यों नहीं होता. मैं फैक्ट्री में था ना, तो वर्कर बोलते थे, वर्कर के लिए मैं एक बड़ा भाई जैसा था. जब मैंने छोड़ी ना नौकरी तो सब रोए थे कि साहब हमारा क्या होगा, क्योंकि मैं उनके प्रॉब्लम में मैनेजमेंट से कबूल करवाता था. अगर कुछ तकलीफ है उनकी तो वो भी उनके तक ले जाके सॉल्व कराता. वो दूसरों को कंसिडर करके किया कि ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या मेरा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं. यानी सुधा ने कुछ सुझाव किया या और कोई बाहर भी गया तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि उसमें हम छोटे नहीं हो जाते.
और मैं सबको एक कहता हूँ कि अंग्रेज गए ना तो 2 शब्द बहुत अच्छे दे के गए, थैंक यू और सॉरी। उसका छूट से यूज़ करो तो कभी आपका झगड़ा वगैरह कभी नहीं हो। मैं तो अपनी बेटियों को भी सॉरी बोल देता हूँ। ये नेचर वॉक में जितेंद्र गवली है, बोलता दादा आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, हमको सॉरी क्यों बोलते हो? मैंने बोला देखो मैं मेरी बेटियों को भी मेरी गलती है तो सॉरी बोलता हूँ और मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोलूँगा ही। बराबर है कि नहीं? तो सॉरी बोलने में हम छोटे नहीं हो जाते, उसकी नज़र में और अच्छे हो जाते कि भाई गलती थी तो उन्होंने कबूल कर लिया। ले तो लोग ठोस देते कि भाई नहीं मैंने बोला वैसा ही वही करेक्ट है, ऐसा कभी नहीं। चलिए, लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग समाज के लिए भी। आपने हजारों लोगों को तैराकी सिखाई, नेचर वॉक शुरू की, लोगों को पेड़ पौधों के बारे में बताया। समाज के लिए काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो मेरे माताजी पिताजी की वजह से। नहीं, वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई थी क्या? हाँ, मैंने बोला ना कि वो सूरत के प्लांट गोधरा है, गोधरा से बड़ौदा भी आया है, वो सब संभाले उन्होंने। मम्मी की वजह से आई या पापा दोनों की? को ये था, वो दोनों उसकी केयर लेते थे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में प्रकृति से हमारा रिश्ता थोड़ा कम हो गया है और आप बरसों से लोगों को या लोगों के बीच करीब ले जाने का काम कर रहे हैं। प्रकृति को रोज नेचर वॉक में समझाते हैं कि आप इनके बीच में रहिए। तो प्रकृति के साथ बिताए पलों में आपको सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? नहीं कुछ अच्छा फल फूल वाला पेड़ जो सिटी में देखने नहीं मिलता वो देखने मिलता है तो बहुत खुशी होती है। आजकल वो खिरनी जिसको यहाँ रायन बोलते, रायन के पेड़ खत्म हो रहे हैं, रायन कोई लगाता नहीं। और गांव में तो ऐसा कि किसी के यहाँ शादी हुए तो एक रायन की टहनी लगाते दरवाजे पर। अभी ऐसा सिस्टम है? हाँ, गुजराती लोगों में है रायन का। तो रायन ही अभी किसी को खेत में चाहिए नहीं। अभी सबसे महंगा है वो 50 रुपये का 100 ग्राम जैसा है, 500 रुपये किलो। आज ही मैंने पूछा था वो काशी विश्वनाथ, बोले 50 रुपये 100 ग्राम। तो अब इतनी लंबी और विविध अनुभव वाली जिंदगी के बाद इंसान के पास कुछ ऐसी सीख होती है जो किताबों में नहीं मिलती। अब फाइनली हम एक बात के पूछें आपसे दादा कि आज की युवा पीढ़ी आपसे पूछे कि जीवन को कैसे जिया जाए तो उन्हें क्या सलाह देंगे? मैंने पहले शुरू में ही बोला था कि जीवन के बहुत रंग है, तो हर एक रंग में रंग एंजॉय करो जी। हाँ, हर एक रंग, संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी या जो कुछ है, ट्रैवलिंग, पेड़ों से दोस्ती करना, दोस्तों से दोस्ती करना, गाना सुनना, ये सब, किसी को हेल्प करना, उसमें भी खुशी होती है ना। किसी को हमने सपोर्ट, एक छोटी सी बात बता कि हम जो बोलते हैं ना उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे बोला थैंक यू और सॉरी, वैसे आप किसी को गाइड करते हैं ना तो उस टाइम आपके जो आचार विचार है ना उसका प्रभाव उस पर होता है। एक किस्सा है कि एक दिन मैं सरगम अपार्ट पिरामिड रोड पर अपने घर पास किसी की राह देखते खड़ा था, सुबह के 10-1 बजे। तो एक काम वाली बाई थी, लोगों के यहाँ बर्तन का काम, वो उसके साथ उसका बेटा और जोर जोर से रोता था। तो मैं वो बाई को मैं जानता था, आते जाते थे इसलिए, तो मैंने बोला इधर आओ, क्या हुआ? तो बोले उसका 32वां नंबर आया ना तो इसलिए रोता है। तो मैंने देखा खाली, बोला अरे तेरे तो मार्क अच्छे हैं, 32 मतलब तेरे क्लास में कितने हैं? तो बोले 65। तो बोले इतने पीछे है ना तेरे, तो इतना आगे आ गया। अभी देख बहुत मेहनत करना, अगले बार तेरा 10 के अंदर नंबर है। तो मैं बहुत बार चॉकलेट्स रखता हूँ, तो 5-6 चॉकलेट उसको दी और बोला अभी ये रिजल्ट आएगा ना नेक्स्ट टाइम का, मेहनत करना, आएगा, क्यों नहीं आएगा। दूसरी बार एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ना तो पहले मुझे बताना है, फिर घर गया तो उसका 9वां नंबर आया था। अरे वाह। और वो
बीकॉम हुआ, एमकॉम हुआ, मुझे हर बार रिजल्ट के बार मिलने आए और अभी वो कोटक बैंक में ऑफिसर है। अच्छा। तो उसकी मदर मिली थी, अभी मिली थी एक दिन। मैं अकोटा ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो वहाँ खड़ी थी, बोले उधर मुझे नए कोर्ट के पास जाना। मैंने बोला चलो बैठो। फिर बोला क्या है, तो ऐसा ऐसा है, वो बहुत आपको मिलना चाहता है लेकिन नौकरी से बहुत देर आता है, ऐसा ऐसा। मैं उसको बोलना याद किया, बोले हर वक्त आपको याद करता है। अभी उसकी शादी का एक, मैंने बोला शादी में बोला, लेकिन एक कितनी छोटी सी बात थी कि मैंने उसको अप्रिशिएट किया, उसका 32वां नंबर भी अप्रिशिएट किया और उसको ये किया कि तू मेहनत कर, आगे आएगा। मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए ज़िंदगी में लोगों को। हाँ, तो वो नहीं, उसके लिए हम भी, हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारा बोलना उसको इफेक्ट ये करे। वो एक रामदास स्वामी की बात बोलते हैं कि एक औरत उनके पास ले गई अपने बेटे को, महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, तो बोल सोमवार को लेके आना। सोमवार को ले, क्या बात है, क्यों आए हो? तो महाराज लास्ट टाइम आई थी, आपने बोला कि ये सोमवार को लेकर आना, ये गुड़ बहुत खाते। अच्छा अगले सोमवार को ले। तो ऐसे 5-6 सोमवार आए। फिर एक सोमवार को उन्होंने पास बिठाया और सर पर हाथ फिराया, बोला बेटा गुड़ बहुत खाना अच्छा नहीं, कम खाना, ठीक है। वो बढ़िया सुधर गया। तो 15-20 दिन, महीने के बाद वो लेडी फिर से आई, उनको बोलने आई कि महाराज आपने बोला ना, तो पहले ही बार क्यों नहीं बोला, आपने 6-7 सोमवार को बुला के रखा। तो बोले माता जी मैं भी गुड़ बहुत खाता था, तो पहले मैंने अपने पर कंट्रोल किया, क्योंकि मैं ही गुड़ खाता हूँ तो मेरे शब्द को क्या असर होगा। सही बात है। तो वो जो लड़के को बोला तो मेहनत करो, तो उसमें कुछ तो मेरे में था कि वो शब्द की इफेक्ट हुई। बराबर की खुद है तो हाँ, दूसरों को सलाह दे सकते हैं। सलाह ऐसे ही नहीं देते, खुद को उसका अमल करना चाहिए तो उसका इफेक्ट होता है बोलने। इंसान जो है जिंदगी भर बहुत कुछ कमाता है, पैसा, पद, पहचान, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर पता चलता है कि सबसे बड़ी कमाई कुछ और ही होती है। कैसे करें, बता पाएंगे दादा? मैं एक सवाल है उससे रिलेटेड कि आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी की असली कमाई क्या है? दोस्त, पहचान, लोग सब मेरे से छोटी उम्र के सब दोस्त हैं, सब पहचान है, तो वो मेरी कमाई है कि वो जो प्यार देते हैं वो खरीद नहीं सकते हम। तो कभी कभी जीवन के इस पड़ाव पर इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लोगों को धन्यवाद कहना चाहता है। तो अरुण जी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं? मेरे माँ बाप को, कि उन्होंने ये संस्कार दिए कि लोगों को हेल्प करो, अच्छा करो, और सब वो जो करते थे वो अपने आप मेरे जहन में आ गए। जी, नहीं कब ऐसा मौका आता है कि उस वक्त ऐसा लगता है कि आप यानी तो कुछ अच्छा बात रहता? होती है ना तो याद आते कि वो ऐसा कहते थे। नहीं, जब कभी परेशान होते हैं वो तब याद सुधा आते के हैं? पिताजी है ना, वो उनसे मैंने इंग्लिश सीखी। अच्छा। हाँ, वो नहीं तो वो ट्यूशन करते थे लेकिन सिलेक्टेड 4 ही स्टूडेंट्स को करते थे। वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे। उनके एक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो उनसे मैंने इंग्लिश सीखी। बारिश कितनी प्रकार की होती, तो टोरेंशियल रेन, ड्रिपिंग, ये वो रेनी, तो ऐसे जो इंग्लिश की जो स्पेशलिटी है उसी। दादा अब समापन की ओर बढ़े हम लोग। हाँ। तो आपने अपने जीवन की जो यादें हमारे साथ साझा की, वे सिर्फ किस्से नहीं हैं, वे एक पूरे दौर की कहानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बातें अनलिमिटेड कार्यक्रम में आए और इतना सारा वक्त हमें दिया। नहीं, खुशी है। इसमें से
माँ बाप कुछ सीख ले हम्म, और अपने बच्चों को उस तरह से तैयार करे हम्म, कि जमाने को आगे के जीवन में तो फेस उनको ही करना है ना, जी, तो उन पर जिम्मेदारी वो लेते हैं बच्चे तो लेने दो, फॉलोअप करो और वो बराबर उसको पार करते हैं कि नहीं वो देखो और उनको धीरे धीरे ज़्यादा फ्रीडम देते रहो। हम बहुत बहुत पैम्पर करते बच्चों को, वो निकलना चाहिए, अब जाना चाहिए। आखिरी आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का आपसे, फिर मैं विदा ले लूँगा। आप जब इस शो के लिए आए थे, मैं सब मेरे मेहमानों को पूछता हूँ कि जब इस शो के लिए निकले या हमने आपको जब बुलाया कि आप दादा आइए इस कार्यक्रम में, तो आपने कुछ सोचा होगा कि इस शो में जाऊँगा तो ये तो ज़रूर बोलूँगा? नहीं, ऐसा कुछ जो निकलेगा वो बात निकलेगी वो बोलते जाएंगे। हुँ, हाँ, ऐसा एक था वो स्टोरी टेलिंग का जो कंपटीशन का वो जो किस्सा था ना, वो हुँ, मुझे बोलना था कि हुँ, वो कंपटीशन हेड करने वाले बोले कि किसी को भेजना लेकिन इसको मत भेजना हुँ, क्योंकि 2 बार ये फर्स्ट प्राइज ले चुका है। हुँ, तो प्रिंसिपल भी खुश हो गए कि हुँ, भाई जो इसको मना कर रहे हैं हुँ, क्योंकि वो 2 बार जीता है। हुँ, तो फिर उनको उनका मेरे तरफ लगाव, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनकी नज़र पड़ती न सब टीचर भी चौकन्ने हो जाते थे, हुँ। लेकिन मेरे लिए उनका बहुत ये था, प्यार था। तो प्रिंसिपल साहब को कुछ कहना चाहेंगे आज? नहीं, ऐसे प्रिंसिपल हर एक को मिले। वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, डिसिप्लिन के ये थे। तो खाली डिसिप्लिन नहीं, प्यार भी होता है उसमें, बच्चों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ, उनके अच्छाई के लिए क्या होना चाहिए वो अच्छी तरह सोचते थे। अभी क्या हो गया है, सब टाइम देखते हैं कि 11 से 5 या 11 से 6, 6 कब बज जाते घर जाते हैं, तो जल्दी भी आते हैं, देरी तक रुकते हैं, स्कूल का काम करते हैं। हर एक बच्चे पर उनकी नज़र रहती थी, किसने मिस्चिफ की उनको याद रहता था, जी। उसको सुधारते भी थे। तो तो ऐसे पहले के टीचर्स में और अब के टीचर्स में क्या फ़र्क है? आप ये बातें मैं- ऐसी जो कह रहे हैं, अभी ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रिंसिपल साहब याद नहीं, आते हैं? उसमें एक बात ये भी है कि पूरा कल्चर बदल गया है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ये हुँ, सब। और दूसरा, टीवी की वजह से कुछ बातें ऐसी बच्चे सीख रहे हैं जो उनके बर्ताव में नहीं आनी चाहिए। हुँ, अपने से बड़ों के लिए जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, टीचर के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो सब जा रहा है। वो एरोगेंसी बहुत आ गई है बच्चों में। हमारे टाइम में कभी स्ट्राइक नहीं हुई थी स्कूलों में। एक छुट्टी आती है तो बीच में 2 दिन काम के आते तो 4 दिन कॉलेज बंद रहता है। हुँ, अभी एग्ज़ाम आती है तो एक पेपर के बाद छुट्टी चाहिए कंपलसरी। हमने एग्ज़ाम दी तभी एसएससी के 11 से 2 बजे तक पेपर और 3 से 6 बजे तक दूसरा पेपर। एक हुँ, दिन में 2 पेपर होते थे। हुँ। अभी तो इनको छुट्टी चाहिए। तो क्या उनकी मतलब सोचने का तरीका मतलब बदल गया? मतलब ये क्या है कि पूरी तैयारी जो सब्जेक्ट की होनी चाहिए, जो फंडामेंटली करनी चाहिए ना, हुँ, बेस से करनी चाहिए जी। कि ये एग्जाम्पल है तो इसका बेस क्या है, तो पूरा उल्टा सुल्टा करके वो एग्जाम्पल सीखना चाहिए कि किसी तरह भी पूछे कोई, हुँ, किताब के बाहर से भी पूछे हुँ, तो आना ही चाहिए। एक छोटा सा किस्सा है, एक स्कूल में मैं गया था और वहाँ 11th आवर में मुझे बुलाया था हुँ, कि आज साइंस डे है हुँ, और जिसको बुलाया था वो आ नहीं रहे। हुँ, 10 बजे फ़ोन आया, 10:30 बजे आपको अटेंड करना है। तो मैंने बोला भाई मेरा आने में ही आधा घंटा लग जाएगा, तो हुँ, क्या बोलना है? बोले डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरा ये है कि सामने वाले को बोलता करूं, तो उनसे पूछा कि भाई एनर्जी कितनी यूज़ करते हैं,
कौन सी एनर्जी, ऐसे कुछ सवाल किए उनसे, हम्म। तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं, कोई सब स्टूडेंट चुपचाप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट थे। बाद में वो प्रिंसिपल भी बैठी थी। अभी स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था हमारी गुजराती मीडियम की स्कूल है तो अब इंग्लिश शब्द कम वापरना। अच्छा। हाँ, तो मैंने ट्राई किया, ऑफिस में कॉफ़ी पीने गया तो उन्होंने बोला आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन आपने जो गुजराती शब्द यूज़ किए ना उसका मीनिंग हमको नहीं मालूम। अच्छा। और मैंने बोला कि ये स्टूडेंट्स का रिएक्शन कुछ नहीं, कुछ बोलते नहीं, मैं देखूंगी। ख़त्म हो गई बात। 3-4 दिन के बाद मैं एक शादी में गया था तो एक लड़का आया, अरे दादा आप हमारे स्कूल में आए थे लेक्चर। मैंने बोला कैसा लगा लेक्चर? अरे बहुत बढ़िया था। मैंने बोला लेकिन सब मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? सब आउट ऑफ कोर्स था। अच्छा। वो पढ़ा ही नहीं उन्होंने, और ये ऐसा सोचते हैं नहीं नहीं, मतलब जनरल नॉलेज या क्या हो रहा है किसी का कुछ पता नहीं। बुरी बात है। जनरल नॉलेज तो ये सब बातें तो हम स्कूल में नहीं जाते थे तब से मालूम था हमको कि एनर्जी कौन सी यूज़ करनी। चलिए दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो ओके, में आए हमारे, थैंक और यू। फिर मौका मिला, ज़िंदगी ने फिर आपको समय दिया, हमें समय दिया, तो फिर एक बार फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ जो बात कर रहे थे अरुण मजूमदार साहब। अंत में बस मैं इतना ही चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली दौलत ना दौलत होती है ना शोहरत, असल दौलत होती है वो यादें जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इन्हीं यादों और अनुभवों के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।